Nobody can go blind with LASIK procedures. Are you saying that with a 100% guarantee? Yes, 200% गारंटी। लेंस को पहन के सोना है और जब सुबह उठ के आप उसको हटा दोगे तो 24 घंटे के लिए आप चश्मे का नंबर 0 हो जाएगा, नजर बिल्कुल छेछी हो जाएगी। अगर आपने लेसिक कराया तो कुछ सालों बाद नंबर वापस आ जाता है, फिर दोबारा लेसिक कराना पड़ता है। न्यू बॉर्न बेबी का लेजर। यस, अगर रिक्वायर्ड होता तो। एक छोटे से 7-8 साल के बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ गया, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता, आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कितना करेगा, चश्मे के साथ क्या क्या कर लेगा वो। इट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज कमिंग इन बिग वे इन इंडिया नाउ। आजकल आंखों में लोग बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करा रहे हैं, जैसे कि आप आईलैश एक्सटेंशन कराते हो, आप आईब्राउज ब्लीडिंग कराते हो, परमानेंट टैटूज करा रहे हो। कुछ लोग कराते हैं कैट आईज, आंखों को ऐसे करा लेते हैं वो। अगर आप इसको खुजलाते रहोगे, रब करते रहोगे ना, तो हमारी आंख में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो एक टाइम बाद पुतली खत्म हो जाएगी, दूसरे इंसान की पुतली लगानी पड़ेगी आंख में काट के। जितना मर्जी गाजर पालक खा लो, चश्मे का नंबर ना ठीक हो सकता है ना बढ़ने से रोक सकते हो, मिथ है। अदरवाइज ऑल दीज ड्रॉप्स आर एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप सब कुछ ट्राई कर लो, चश्मे का नंबर नहीं ठीक होने वाला है। कौन कौन से प्री कंडीशंस हैं जिनके होने की वजह से आप लेसिक नहीं कर सकते हो? 32 तो आप ब्लाइंड हो प्रैक्टिकली। और उस ब्लाइंड इंसान को हमने दोबारा दिखा दिया कि भाई कंप्यूटर बैठे, ब्लू लाइट का चश्मा पहन लिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जब हम आई डोनेशन की बात करते हैं तो हम पूरे आंख का गोला निकाल देते हैं और वहां पे एक दूसरे इंसान की आंख को फिट कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड गो फॉर एन एनुअल चेकअप ऑफ द आई। 1-2 डिकेड्स में ऑलमोस्ट 99% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर पाना, और ये हम करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आज हम जिस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं दैट इज़ आवर आईज एंड आई हेल्थ। आई हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, एंड वी आर सीइंग दैट पिछले कुछ 10-15 सालों में बहुत सारे लोगों को चश्मे चढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रहे हैं अपनी आइज़ में, लेंसेज का जो यूसेज है बढ़ता जा रहा है, आई को लेकर जो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट लोगों ने आइज़ के को कॉस्मेटिक सर्जरी भी करानी शुरू कर दी है, जिसमें आप फेक आई लैशेज़, आईब्राउज एंड बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। तो दिस कॉन्वर्जेशन इज़ पर्टिकुलरली गोइंग टू बी फैसिनेटिंग, क्योंकि बहुत सारे लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट आई हेल्थ एंड व्हाट यू कैन डू टू गेट योर आइज इन द बेस्ट शेप। आप क्या कर सकते हो आज ही से सो दैट यू कीप योर आइज इन गुड हेल्थ। आज इस पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं i7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। साथ ही गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं फॉर डूइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेसिक आई सर्जरीज, एंड साथ ही इनके पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन द स्पेस ऑफ treating eyes, and today he's here to tell us more about our eyes. Let's meet Dr. Rahil Chaudhary. Thank you, Shobha, for that wonderful introduction, and absolute pleasure to be here and having this discussion on eye health. Dr. Chaudhary, it's such a pleasure to meet you here, and I have been always very fascinated with the idea of आई हेल्थ, आइज, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 5th ग्रेड में थी जब मुझे चश्मा चढ़ गया था। और यूजुअली लोगों को चश्मा चढ़ता है तो 0.25, 0.5 ऐसे नंबर या 1 से चढ़ता है। मुझे सीधा चढ़ा था 1.75। तो माई फादर, बी कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, ही नेवर बिलीव्ड कि तुम्हारी आंखें खराब भी हो सकती है। तुम्हारे दादाजी को चश्मा नहीं लगा, उनके फादर को चश्मा नहीं है, मुझे चश्मा नहीं है, तुम्हें कैसे लग सकता है, समथिंग लाइक दैट। एंड वो बैरियर को ब्रेक करने में ही मुझे इतने साल लग गए कि मैं सीधा ऑलमोस्ट 2 नंबर से मेरा चश्मा शुरू हुआ। तो मैंने आई हेल्थ के बारे में बहुत पढ़ा। मेरे बचपन में बहुत सपने थे कि मुझे फौज में जाना है। माई फादर वॉज अ फौजी, माई ग्रैंड फादर वॉज अ फौजी, बट वो टूट गया जब चश्मा लगा। तो आई हैव डन माई होल जर्नी विद दिस स्पेक्ट्रम ऑफ आई हेल्थ। But today when I met you, I didn't see any glasses on your face.
Because I did a LASIK. That is what you're an Another expert. success story around LASIK. I think we should discuss upon that. We Today's will, you know. podcast. Yes. And I'll tell you, I took many years. Like I wore chashma for 17 years. 17 साल चश्मा पहनने के Starts बाद from school age only. हाँ, और उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई की, मतलब बहुत रिसर्च किया खुद भी कि क्या सेफ है क्या नहीं है. एंड आई नो जिस किसी को चश्मा है और जो ये सर्जरी कराना चाहता है और उनके अगर क्लोज फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कोई नहीं है जिन्होंने नहीं कराई हुई, तो बहुत डिफिकल्ट होता है डिसीजन पर आ जाना. एंड फिर वो बेचारे गूगल पे चले जाते हैं और वो इतना डर जाते हैं दैट दे एक्सेप्ट कि यार चश्मा है तो उसको पहन ही लेते हैं यार. पहन ही लेते हैं. एंड देन सम ऑफ देम गो एंड सी फाइनल डेस्टिनेशन और उसके बाद तो वो गिव अप कर देते हैं लेसिक सर्जरीज पे. क्योंकि लेसिक सर्जरीज के बारे में ऐसा कुछ भी अवेलेबल है कि अगर वो गलत हो जाए तो फिर बहुत बहुत कुछ नुकसान हो सकता है. यू नो, यू कैन गो ब्लाइंड ऑल्सो, यू कैन लूज योर आई. सो इसीलिए नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ गेटिंग अ लेसिक डन. और जब आप इतने इतने क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी के साथ काम कर रहे हो, जैसे अगर हम अपने हैंड्स को लेग्स को फिर भी जानते हैं, यू नो, we don't know anything about What our if you eyes. lose your sense organ and how will you live? आंखें चलेगी तो क्या होगा? It is one of our sense But you know, organs. Shobha, this is the most important thing that needs to be highlighted, that nobody can go blind with these LASIK procedures. They have become so safe with time. 30 साल पहले जो ऑपरेशन होता था और आज की डेट में जो ऑपरेशन होता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. Of course, we're going to talk about this when we start talking about LASIK procedures. But yes, this is one myth that I want to clarify in the beginning of the podcast, that nobody, when I say nobody, nobody can go blind with LASIK procedures. Are you saying that with a 100% guarantee? Yes, 200% guarantee. अच्छा, क्योंकि जब आप लेसिक कराते हो उसके बाद एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑपरेशनल केयर रूटीन भी होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है. अगर आप वहाँ पे फॉल्टर कर जाओ, क्योंकि जब मैंने अपना कराया था तो उसके 3 दिन बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी दैट आई क्राइड माई आईज आउट, माई लंग्स आउट. मतलब मैं पता नहीं 5-6 घंटे रोती ही रही थी. उस दिन कुछ ऐसा हो गया था. इट्स अ वेरी ट्रैजिक डे फॉर मी. आई स्टिल रिमेंबर इट. और मुझे इतना डर हो गया था अंदर कि मैंने अभी कराई है 2.5-3 दिन पहले सर्जरी और मैं इतना रो गई हूँ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा. Because maybe it was a flapless PRK based surgery, जिसमें सर्जरी के बाद थोड़ा सा 3-4-5 दिन का डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, वाटरिंग होती है, बट इट इज अ टाइप ऑफ सर्जरी. बट नाउ दैट सर्जरी इज हाई, मतलब hardly done, because we have shifted to lenticule based and beautiful flap based procedures. Of course, we're going to talk about it, but you see what happens is, I'll tell you something very interesting, कि this is the first question that somebody asks me. जब patient अपना चश्मा हटवाने के लिए आता है लेसिक सर्जरी कराने, तो उसके मन में एक बेसिक फियर तो होता ही है ना, फियर ऑफ अननोन. When you don't know the subject, you have this thing in your mind कि यार ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन में सुना है कि गड़बड़ हो सकती है. Then usually they ask me कि डॉक्टर साहब आप बोलते रहते हो बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, क्या ये प्रोसीजर्स 100% सेफ है? And I can never say that these procedures are 100% safe, because nothing in this world is 100%. भाई फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, वो तो क्रैश हो जाती है ना. गाड़ी में जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं. स्कूटर में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है. सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है. ट्रेन में जा रहे हैं, डीरेल हो जाती है. विराट कोहली भी आउट हो जाता है. अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी फेल हो जाती है. शाहरुख खान की पिक्चर भी फेल हो जाती है. सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100%. But then very confidently I say that all these procedures are 99.9999999999% safe. Rather, human body में कितनी types की surgeries होती हैं? Amongst all those surgeries, LASIK procedures are considered the safest. And they say that it is safer than traveling in a car or a plane. Chances of a lightning striking you, मतलब सर पे बिजली गिर जाए, उसका चांस ज्यादा है कि आपकी लेसिक सर्जरी में कोई प्रॉब्लम होगी. बट स्टिल इट इज नॉट 100%. इट इज 99.99%. देयर आर अ सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन, बट इफ यू मैनेज देम प्रॉपर्ली द सक्सेस बिकम्स 100%. ओके, वील टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड सर्जरी के जो बाद आपको प्रोसीजर्स करने चाहिए. लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस मेजर प्रॉब्लम जो अब हो रही है. बहुत सारे लोगों को चश्मा लगता जा रहा है. मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो हमारी क्लास में से 4-5 लोगों को चश्मा लगता था, बच्चों को. और अब मैं अगर देखूं, अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 35-40 बच्चों को चश्मा लगा हुआ है. हार्डली देयर आर किड्स हु डोंट हैव, वो नॉट वेयरिंग स्पेक्स. some very interesting statistics. Almost 60% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है in India.
If you look at China, Japan, Singapore, Korea, almost 90% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है. And it is predicted that in the next 10 to 15 years, एक दो decades में, almost 99% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा all around the world. 99% Yes. in just 10 to 15 years. Yes, in about the next 10 to 20 years. तो फिर तो ये And एपिडेमिक this हो is गया. a part of something called as myopia pandemic. Pandemic. It is no longer an epidemic. It has become a global issue. And why do you think all this is happening? That's what I was going to ask you. This, Because what I know This is is the very reason. basic reasons. your mobiles is the reason that all this pandemic is happening. And I'll tell you the science behind it. क्या होता है शोभा, नेचर ने ना हमारी आईज को नेचुरली दूर का देखने के लिए बनाया हुआ है. व्हेन वी आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस, हमारी आंखों में बहुत सारी मसल्स हैं. वो सारी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट इन्फिनिटी और डिस्टेंस. एंड व्हेन यू आर लुकिंग समथिंग अप क्लोज, देन उन सारी मसल्स को काम करना पड़ता है टू फोकस ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब नेचर ने इतना पास देखने के लिए बनाया तो है नहीं, बट यंग किड्स एंड ऑल ऑफ अस आर फोर्सिंग आवर आईज टू सी अप क्लोज व्हेन वी आर 10 hours, 12 hours, 15 hours ऑन द स्क्रीन. तो जब इतने घंटे आप मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हो, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार पास का देखना इंपॉर्टेंट है. भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 10 घंटे आप सो रहे हो, उसमें जो 14 घंटे जग रहे हो उसमें 12 घंटे आप मोबाइल कंप्यूटर पे लगा रहे हो. तो पास का काम हो रहा है ना, ज्यादा दूर का काम तो हो नहीं रहा. इसकी वजह से हम सबकी आंखों में एक चेंज आ रहा है और हमारी आंख की जो आईबॉल है वो इलोंगेट हो रही है, लंबी हो रही है. जब ये आईबॉल लंबी हो जाती है तो हमारी आंख में माइनस का नंबर आ जाता है. जब हमारी आंख में माइनस का नंबर आता है तो हमें रीड करने के लिए मसल्स पे स्ट्रेन नहीं डालना पड़ता. सो इट इज पार्ट ऑफ एवोल्यूशन कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है ताकि आपको नियर का काम करने के लिए स्ट्रेन ना डालना पड़े. तो आपको दूर का दिखना कम हो जाएगा. माइनस का दिखना नंबर बंद हो- मतलब कि माइनस का नंबर आ गया. माइनस का नंबर मतलब आपको This is दूर the का कम problem. दिख रहा है. भाई आपने अपनी बॉडी को सिग्नल दिया, नेचर को सिग्नल दिया कि भाई 14 घंटे में जगता हूँ, 15 घंटे में जगता हूँ, उसमें 12-13 घंटे तो मैं मोबाइल का काम करता हूँ. तो माइंड को तो सिग्नल जा रहा है भाई पास का काम करना. अच्छा, इसीलिए जब हम बचपन में सुनते थे कि जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, जो बहुत पढ़ाई वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको चश्मा चढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुक्स में बहुत क्लोज रख के पढ़ते हैं, राइट? तो दूर की नजर कमजोर हो जाती है. मैं हमेशा सोचती थी किताब ज्यादा पढ़ते हैं तो पास की नजर खराब होनी चाहिए, बट यू आर सेइंग कि पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है कि Yes. अगर आप पास ज्यादा देख रहे हो तो दूर की नजर ऑटोमेटिकली एंड आपकी. नाउ इट इज नॉट जस्ट स्टडिंग कितना कर लेगा बंदा. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. पहले तो वही एक ऑब्जेक्ट होता था नाउ किताब. दिस इज एंटरटेनमेंट. दे आर ऑन रील्स 5 घंटे 4 घंटे कट 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 करते रहते हैं, तो चढ़ेगा ही ना चश्मे का नंबर. एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर. पूरे दिन ऑफिस के अंदर रहते हैं, कॉर्पोरेटाइज हो गया है, पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करना है, इनडोर्स रहना है. अगर आपकी आंख को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना, तो हमारी आंख में कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज नहीं होते. उसकी वजह से हमारी आंख की इलोंगेशन हो जाती है. लेकिन जब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ सन एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट, दैट डज नॉट मीन यू स्टार्ट लुकिंग एट द सन डायरेक्टली. यू हैव टू बी आउटडोर्स. इफ यू लुक एट द सन डायरेक्टली तो ब्लाइंड हो जाओगे. मतलब जब आप ये बातें बता रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लग गया कि क्योंकि आजकल बहुत सारे एयर कंडीशनर स्कूल्स हो गए हैं, तो बच्चों का नेचुरली सन एक्सपोजर भी कम हो गया है. स्कूल में एसीज हैं तो आपके वॉल्स भी ऐसे हैं, वॉल्स नहीं हैं, टिंटेड ग्लासेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा होता जा रहा है जो हमें एक खराब आई हेल्थ की तरफ लेके जा रहा है. एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सिंगापुर में, जापान में ये इन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि 2 घंटे आउटडोर एक्सपोजर, आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स सनलाइट में करना ही करना है, बिकॉज देयर इट इज 90%. अब धीरे धीरे सारा कुछ हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है. बट हमारी कंट्री की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऑल द पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स आर इनटू इट, द गवर्नमेंट इज इनटू इट, कि 60% लोगों को हमारी कंट्री में चश्मों का एक्सेस ही नहीं है. पता है, दे आर Access लिविंग नहीं है मतलब? नहीं, मिलते ही नहीं है चश्मे, उनको खरीद ही नहीं सकते, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मतलब है उनके पास चश्मों की. पैसे नहीं है. पैसे नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. दे आर लिविंग अ हैंडीकैप्ड लाइफ. और मान लो जो चश्मा पहन रहा है वो भी तो हैंडीकैप्ड लाइफ ही जी रहा है ना. चश्मा इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफस्टाइल हैसल. एक छोटे से 7-8 साल के बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ गया, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता, आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कितना करेगा, चश्मे के साथ क्या क्या कर लेगा वो. सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज कमिंग इन बिग वे इन इंडिया नाउ.
तो फिर क्या सोल्यूशन है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। आपने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े रूप में अगले 10-15 सालों में हमारे सामने आने वाली है, एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी समथिंग दैट वी शुड बी वॉचफुल अबाउट नाउ। एक तो ये है, आपने उसके रीजंस भी कुछ लिस्ट आउट किए, जिसमें से सन एक्सपोजर इज वन ऑफ द रीजंस। आई एम जस्ट रिकैपिंग इट फॉर द व्यूअर्स। एंड द सेकंड रीजन यू सेड वाज Mobiles. मोबाइल फोन्स, राइट? That is the main reason. Mobiles, laptops, computers, all these things. बट मोबाइल, ये लैपटॉप, कंप्यूटर तो हमारी लाइफ से जाने नहीं वाले हैं। चश्मा आ इनफैक्ट गए आप आफ्टर द कोविड पैंडेमिक तो और ज्यादा आ गए हैं। जिन बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल्स और ये सब नहीं देते थे पहले, अब उनको देना पड़ रहा है बिकॉज स्कूल का सारा असाइनमेंट उस अभी पे तो आ पहले गया। 5 बच्चों में आता था क्लास में, अब 30 बच्चों की में आता है क्लास में। तो नाउ इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज, तो व्हाट इज द वे आउट? भाई व्हाट डू यू डू? अगर आप उनको बोलो कि मोबाइल ना, मतलब इफ आई हैव टू गिव अ स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन टू पेरेंट्स, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को तो मोबाइल कंप्यूटर देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी पता है क्या आदत हो गई है? अब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर मैरिड नाउ, दे हैव किड्स नाउ। वो बच्चा जब रोता है ना तो अपने फोन पे वो कोकोमेलन लगा देते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, और वो देखता रहता है, बच्चा इज क्वाइट एंड शांत, एंड द पेरेंट्स आर रिलैक्स कि यार वैसे तो चुप होता नहीं, फोन देख के चुप हो जाता है। बट यू नॉट रियलाइजिंग चश्मे का नंबर आ जाएगा और ये रुकेगा नहीं जब तक मोबाइल कंप्यूटर देखता रहेगा वो। सो यूजुअली पेरेंट्स, कंसर्न पेरेंट्स, दे कम एंड आस्क मी कि डॉक्टर साहब अब क्या तरीका है? क्या कोई तरीका है कि बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आने से रोका जा सकता है? मोबाइल तो छुड़वाओ, बट क्या कोई और तरीका है? अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें ये पता चला है कि 80% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुंच पाएँ और लोग अपनी लाइफ्स को मास्टर कर पाएँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार। देखो ये ना बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। तो चश्मे का नंबर 2 रीजन से आएगा, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मोबाइल कंप्यूटर यूज करोगे सनलाइट एक्सपोजर कम होगा, और एक जेनेटिक्स भी होता है कि अगर पेरेंट्स की आंख में चश्मा है तो बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ सकता है। लेकिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग आउट कि इतना जब मायोपिया पेंडेमिक बन रहा है तो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस कि इस चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोका जा सके। क्या होता है कि जब आपके चश्मे का नंबर 6 डायोप्टर से ऊपर हो जाता है ना, तो वो एक पैथोलॉजिकल मायोपिया की कैटेगरी में आ जाता है। उसमें और एक सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आंख में होनी शुरू हो जाती है। सो ऑल ऑफ अस वी ट्राई कि चल चश्मे का नंबर रोक तो पा नहीं रहे, आ रहा है, चढ़ गया है, बढ़ेगा, मोबाइल कंप्यूटर है, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इट एज मच एज पॉसिबल और रिटार्ड द प्रोग्रेशन। तो उसके लिए ना एक मायोपिया कंट्रोल या मायोपिया मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं अब। तो उसमें हम कुछ सेट ऑफ सजेशंस देते हैं। एक तो सजेशन यही है भाई आउटडोर जाओ, मोबाइल कंप्यूटर कम करो, बट उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्थोकेरेटोलॉजी। कभी सुना है ये नाम? नहीं। ऑर्थो के नाम से पॉपुलर होता है। तो ये क्या होता है? ये एक स्पेशल तरह का लेंस होता है, इसको रात को पहन लो, सुबह हटा दो, तो ये थोड़ा सा मायोपिया के बढ़ने में हेल्प करता है। और जब आप इसको रात को पहन के रखते हो और जब सुबह हटाते हो तो 24 घंटे के लिए आपके चश्मे का नंबर भी 0 हो जाता है, नजर भी 6-6 हो जाती है। तो somebody who's into sports, अभी 7-8 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा, चश्मा हटाने का ऑपरेशन तो करा नहीं सकता। अब उसको स्विमिंग करनी है, स्विमिंग में तो वो कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहन सकता, तो वो क्या करेगा? तो ऑर्थो के लेंसेज दे देते हैं, रात को पहन लो, सुबह हटा दो, एक दिन के चश्मा हट जाता है, नजर 6-6 हो जाती है, बिना चश्मे के सब कुछ करो। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स कि वो मायोपिया को, चश्मे के नंबर को बढ़ने नहीं देता। और ये लेंस आपको रोज लगाना होता है? रोज लगाना है, रोज हटाना है। जैसे नॉर्मल लेंसेज लगाते हैं? नहीं, जैसे नॉर्मल लेंसेज ना सॉफ्ट वाले होते हैं, वो तो सुबह के टाइम लगाते हो आपकी, भाई सुबह उठे नहा धो के लगा लिया, जब तक वो लेंस आपकी आंख में लगा हुआ है आपको बिना चश्मे के सब कुछ दिख रहा है। ये डिफरेंट लेंस है, ये हार्ड लेंस है, इसका स्पेशल नाम है ऑर्थो के लेंस, कुछ लोग ऑर्थोकेरेटोलॉजी कहते हैं। ये रात को पहना जाता है, सॉफ्ट वाले सुबह पहने जाते इस हैं। लेंस को पहनकर सो सकते हैं? लेंस को पहन के सोना है, और जब सुबह उठ के आप उसको हटा दोगे तो 24 घंटे के लिए आप चश्मे का नंबर 0 हो जाएगा, नजर बिल्कुल 6-6 हो जाएगी। सिर्फ बच्चे नहीं यूज करते, एडल्ट्स भी यूज करते हैं बहुत सारे। ये तो बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है, I know, and क्योंकि some मैंने people don't know about it. राइट क्योंकि मैंने बहुत सुना ही सारे नहीं। साल लेंस पहने और सबसे बड़ा जो उसका प्रिकॉशन होता था कि इसको लगा के सोना नहीं है। हाँ, और आप कह रहे हो कि ऐसे लेंसेज है जिसको लगा के सो जाना है हाँ। और उसके बाद सुबह उठ के एक दिन के लिए आपकी आईसाइट तो बिल्कुल नॉर्मल लेंस रहेगी। है जिनको पहन के नहीं सोना, दोज आर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये हार्ड होता है, मतलब इज इट पेनफुल टू No, वेयर? it's not painful at all. Initially, हफ्ता 10 दिन it body takes time to adapt to it. Otherwise, it is very comfortable. कभी कभी छोटा मोटा बिकॉज ऑफ ओवर यूजेज हो सकता है, आंख में थोड़ा सा रेडनेस हो रहा है, जलन हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, पानी हो रहा है, तो थोड़ा सा 3-4 दिन डिसकंटिन्यू कर देते हैं, देन यू कैन स्टार्ट वेयरिंग देम अगेन। इट्स नो हार्म टू योर पर आईज। क्या ये लेंसेज आज की डेट में इंडिया में पहने जा रहे हैं? लाइक क्रेजी,
people are not much aware about it, लेकिन जब हम हमारे हॉस्पिटल में आते हैं and we tell them about these things, they are so fascinated कि यार इस टाइप की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही नहीं था. एंड स्पेशली यंगस्टर्स, कितना सेफ है ये? वेरी 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 सेफ. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आंख में. वाओ. मतलब थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स कभी कभी बन सकते हैं, तो 2-3 दिन डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, बट अदरवाइज दे आर वेरी सेफ. एंड स्पेशली दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो चश्मा हटाने का ऑपरेशन नहीं करा सकते, दे आर द मोस्ट एक्टिव यूजिंग दीज लेंसेज. अच्छा, फिर क्या होता है, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ग्लासेस ऑल्सो, जिनको मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं. एक स्पेशल उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होती है, उससे भी चश्मे के नंबर जो है वो बढ़ने से रोका जा सकता है. तो ये 3-4 चीजें जब हम करते हैं ना, थोड़ा सा काउंसलिंग कर दी, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा ऑर्थो के दे दिया, थोड़ा सा ये मायो स्मार्ट ग्लासेस दे दिए, कुछ स्पेशल तरह की ड्रॉप्स आते हैं जिसको एट्रोपिन ड्रॉप कहते हैं, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करा जाता है, उससे भी चश्मे का नंबर बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हम ऑलमोस्ट 60% रोक सकते हैं बढ़ने से. तो अगर किसी बच्चे का चश्मा 5 पहुंचना था तो उसको 2-2.5 पर रोका जा सकता है, और फिर जब वो 18 क्रॉस करता है तो उसका चश्मा हटा देते हैं ऑपरेशन करके. बट ये क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? ये पहले नहीं थी? अगर मैं 15 साल पुरानी बात करूं 15 साल तो पहले नहीं थी. नहीं थी. ऑर्थो के शायद एग्जिस्ट करता था, बट ये जो मायो स्मार्ट वगैरह है, जो डाइल्यूटेड एट्रोपिन अब आया, दिस इज रिसेंट, नॉट वेरी. तो जब ऑर्थो के लेंस को लगाते हो तो क्या आपकी आई जो आपके तो इलांगेट हो रही है, आई बॉल, वो नहीं होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ. हाँ, मतलब क्या course, बायोलॉजिकल लेवल पे काम करता है? elongate- कैसे काम elongate नहीं करता होती है? वो, एक तरह से elongate नहीं होती. बट आई टेल यू द रियल साइंस बिहाइंड इट, कि ऑर्थो के लेंस से बंदा बिना चश्मे कैसे कैसे देख पाता है? मतलब इसमें क्या होता है कि इट्स अ हार्ड लेंस, एंड आप इसको आंख के सामने वाला हिस्सा, जिसको काली पुतली या कॉर्निया या आंख का शीशा कहते हैं, उस पे लगा लेते हो. रात रात में क्या करता है, ये आपके काली पुतली की जो शेप है उसको थोड़ा फ्लैटन आउट कर देता है, थोड़ा चेंज कर देता है. तो जब सुबह आप उसको हटाते हो तो उसने तो कॉर्निया की शेप को चेंज कर दिया था रात रात में. तो जब तक वो शेप चेंज्ड है तब तक आप बिना चश्मे के परफेक्टली देखते हो. सो दैट इज वाई इसका इफेक्ट टेम्पररी है. 24 घंटे बाद आंख अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है और इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है. तो फिर आपको पहनना है, हर रात आपको पहनना है. और ये कोई भी नंबर अगर आपका हो, कोई भी पहन सकता है, या ऑर्थो के लेंस के भी अपने नंबर्स आते हैं? नहीं देखो, बहुत ज्यादा हाई नंबर्स, मिक्स्ड नंबर्स, बहुत ज्यादा हाई सिलेंडर्स इसमें नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी 70 to 80% नंबर्स जो है ना, इस टेक्नोलॉजी से मतलब मैनेज जैसे कर सकते अगर हैं. मुझे मानिए 2.5 नंबर का चश्मा है, 2.5 स्फेरिकल का नंबर है आपका, तो मुझे 2.5 बहुत नंबर प्यार का से, लेंस लेना बहुत पड़ेगा. प्यार से रात को लगाया वो लेंस, सुबह हटाया, 2.5 नंबर सुबह 0 होगा, बिना चश्मे के सब दिखेगा. अगर मुझे 2.5 नंबर का चश्मा है, तो अगर मैं नॉर्मल लेंस पहनती हूँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज जिन्हें कहते हैं, तो मुझे 2.5 नंबर का ही लेना पड़ता नहीं है. नहीं नहीं, थोड़ा सा लेकिन पावर ऑर्थो चेंज होता है, अच्छा, थोड़ा सा चेंज होता है, चलो वो तो माइनर चेंज होता है, कैलकुलेशन राइट? है. लेकिन ऑर्थो के में क्या 2.5 नंबर का चश्मा है तो 2.5 नंबर का ऑर्थो उसमें के होगा, थोड़ा या सा स्टैंडर्ड है? कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर करता है, बिकॉज जब आप आंख से दूर हो तो डिफरेंट कैलकुलेशन है, आंख के बिल्कुल पास आ गए तो डिफरेंट कैलकुलेशन है, आंख के अंदर कोई लेंस डालोगे तो उसकी डिफरेंट कैलकुलेशन है, बट द पर्पज इज द सेम. कि हाउ डू वी कैलकुलेट, दैट इज इररेलेवेंट. द पर्पज इज कि चश्मे का नंबर 0 हो जाता है. Which is it's like a miracle, इट्स एक्चुअली अ मिरेकल. right? सो मेनी स्टूडेंट्स, जैसे आप कितने सारे लोग हैं जिनके ये गवर्नमेंट मेडिकल्स होते हैं, किसी को डिफेंस में जाना है, रेलवेज में जाना है, एसएससी वगैरह. But is it not like CTO. cheating the system? नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस ऑल दीज लेजर्स आर अलाउड ना. बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आज कोई पेशेंट आ गया, अब वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा कल है पुलिस का मेडिकल है, या कल मेरे आर्मी का मेडिकल है, अब आज तो मैं उसको ऑपरेशन नहीं कर सकता ना. सो ही हैज दिस प्रॉब्लम. उसको बेचारा डर जाता है यार कि मैं पहले आ नहीं पाया, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब सडनली सिर पे मेडिकल आ गया, मैं क्या करूं, मैं 1 साल बर्बाद थोड़ी करूंगा. सो उनको हम लोग ऑर्थो के लेंस दे देते हैं, कंफर्टेबली मेडिकल क्लियर हो जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, उनका ऑपरेशन कर देते हैं. आपने ये जो बताया इसके बारे में, इट इज सो फैसिनेटिंग. मैं अभी भी अब्जॉर्ब कर रही हूँ कि इज दिस इवन पॉसिबल कि आपने रात को लेंस लगाया और सुबह आपका नंबर इसके बारे में गायब? ना थोड़ा सा फॉर द ऑडियंसेस व्यूअर्स, ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेंसेज के बारे में सर्च करना, एंड यू जस्ट, इट्स अ अच्छा, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी आ गई है, सेफ है, और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं. इसकी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑर्थो के कॉस्ट लेंसेज? वेरीज पर्सन टू, मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, किस तरह की आपने उसमें फिटिंग बनाई है, सेटिंग बनाई है. सो इफ आई टॉक अबाउट आवर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल अबाउट 30,000 रुपीज का होता है ऑर्थो के. ऑर्थो के लेंस एक हाँ. पेयर, और एक पेयर नहीं, कितना एक टाइम पेयर चलता नहीं, है? वन ऑर्थो लेंस. वन लेंस सो इफ यू हैव टू गेट इट 2 आइज करेक्टेड देन इट इज 60,000. 60,000. तो और वो लेंस कितने टाइम तक चलता है? यार एक्चुअली देखो, एंड ऑफ द डे है तो प्लास्टिक का पीस ही ना, उसको थोड़ा संभाल के रखोगे, अच्छे से रखोगे, रफ यूज नहीं करोगे तो 10-10 साल चल जाएगा, 15-15 साल चल जाएगा. लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज तो नहीं चलते ना, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपोज आस्किंग. करना है ना, Right. नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंस की तो एक्सपायरी है, इसका एज सच एक्सपायरी नहीं है.
मतलब यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स एंड द मोर केयरफुल यू कीप इट उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. बट यूजली वे से कि भैया 5 साल पहन लो, 5 साल के बाद एक बार आके हमसे चेक करा लो कि यार पॉलिशिंग की जरूरत है, कुछ स्क्रैचेस वैचेस तो नहीं आ गए, कुछ डिफॉर्म मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, सब बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है, तो और पहन लो. तो ऑर्थो के लेंस और लेसिक आई सर्जरी की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? Yeah, LASIK eye surgery can start from as low as 25,000 both eyes, and it can go as high as 140,000, which is 1,40,000 both eyes. तो डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ लेसिक प्रोसीजर यू चूजिंग. तो लेसिक प्रोसीजर में भी ना अलग अलग कैटेगरीज के लेसिक प्रोसीजर्स हैं. तो जो फर्स्ट लेवल के थे वो एस्फेरिक लेसिक आया था, फिर उसके बाद एक वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आया, फिर एक टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक आया, जैसे कंट्यूरा नाम कभी सुना हो, कंट्यूरा लेसिक बहुत पॉपुलर हुई थी टेक्नोलॉजी, वो एक टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक की कैटेगरी का ऑपरेशन था. और अब 2025 में और अपग्रेड हो गई टेक्नोलॉजी. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू रे ट्रेसिंग लेसिक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अब तो हमने इतना रिफाइन कर दिया प्रोसीजर को कि हम बोलते हैं कि जो आप चश्मे के मतलब आजकल वी से दिस सो फैसिनेटिंग, यू वुड नॉट बिलीव इट, दैट नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी जहां पे हम एक इंसान को नॉर्मल इंसान से ज्यादा दिखा सकते हैं. मतलब can make the 2020 person- विजन से ज्यादा कर सकते Yes, हैं. we can make that person's vision 110, 120, 130%, sometimes 200%. So, normal एक इंसान की विजन होती है 6x6 या 20/20. अभी तक जो लेसिक प्रोसीजर्स थे वो 6x6 तक विजन देते थे. हाँ, कुछ कुछ अबाउट 5-10% लोगों में 6x6 से ऊपर आ जाती थी, 6-5 विजन कहते हैं. बट नाउ विद दिस न्यूअर टेक्नोलॉजीज कमिंग इन, 98% लोग, अगर 100 लोग ऑपरेशन कराएंगे तो 98% लोग सुपर विजन पे पहुंच जाएंगे. दे विल बी एबल टू सी मोर देन 6/6. और उसमें वो क्या देख सकते हैं? अल्टीमेटली सी सुपर विजन का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें कोई ईगल्स आई हो गई हाँ, या आप कोई क्या- चील बन गए. राइट. Everything's look just more crisper, richer, the contrasts are better, the vibrancy is better. So overall you enjoy your vision more ना. भाई it is not कि हमें सिर्फ आपका चश्मा हटाना है. चश्मे हटाने के बाद आपको 40-50 साल जीना भी तो है ना आंखों के साथ. So one thing is quantity, कि भाई आपने चश्मे का नंबर 0 कर दिया, नजर को 6-6 कर दिया, 6-6 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया नई टेक्नोलॉजी से. एंड द अदर थिंग इज क्वालिटी, कि लो लाइट में आपको कैसा दिख रहा है, ब्राइट लाइट में आपको कैसा दिख रहा है, नाइट टाइम ड्राइविंग कर रहे हो उसमें कोई ग्लेयर तो नहीं बन रहा, हेलो तो नहीं बन रहा, रिचनेस कैसी है, कंट्रास्ट कैसा है, दिल्ली में हो, फॉग हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसमें कैसा दिख रहा है, डेप्थ ऑफ फोकस चेंज हो रही है, बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में आपको दूर का देखना है, बीच का देखना है, पास का देखना है, हाउ इज दैट डेप्थ ऑफ फोकस चेंजिंग. इन सब का भी एक अलग वैल्यू है. सो इट इज क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है. डॉक्टर साहब, लेसिक में ऐसा भी होता है दैट अगर आपने लेसिक कराया तो कुछ सालों बाद नंबर वापस आ जाता है, फिर दोबारा लेसिक कराना Yes, पड़ता yes, है. ये अभी तक थी प्रॉब्लम, लेकिन अब दिस इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. सो आज से जो पुराने वाले प्रोसीजर्स थे ना, अब आप कोई भी ले लो, उसमें आप स्टैंडर्ड लेसिक ले लो, कंट्यूरा लेसिक ले लो, सिल्क है, स्माइल है, एक कस्टमाइज है, स्मार्ट सर्फ है, एपी कंट्यूरा है, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ना, ये फ्यूचर रेडी प्रोसीजर्स नहीं है. इसका क्या मतलब है कि जब मैं आपकी आंख में ये चश्मा हटाने का लेजर ऑपरेशन करूंगा, तो ऑपरेशन के बाद आंख में कुछ चेंजेस आते हैं. भाई लिविंग टिश्यू है ना, उसमें मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा तो उसके हिसाब से चेंज करेगा अपने आप को. और वो जो चेंजेस की वजह से आपका 10, 20, 15 साल में आंख में थोड़ा सा नंबर वापस आ जाता है. सब अक्सर सुनोगे जिन लोगों ने लेसिक 15 साल पहले कराया था, 10 साल पहले कराया था, एंड यू टॉक टू देम नाउ, सो दे विल टेल यू कि यार उतनी क्वालिटी नहीं है जो फर्स्ट डे पे थी, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ऊपर नीचे हो गया. एंड व्हेन यू चेक देम देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि भाई, एंड आई टेल यू, आई कैन टेल यू स्टैटिस्टिकली आल्सो, ऑलमोस्ट 30% चांस होता है 100 लोग ऑपरेशन कराएंगे तो 30 लोगों की आंख में चश्मे का नंबर वापस आ जाता है. और जब वापस आ जाता है तो तो उसको दोबारा रिकरेक्ट सर्जरी करना पड़ता है. करना सेफ होता है? हाँ, सेफ होता है इफ डन प्रॉपर्ली, लेकिन उसको रिकरेक्ट करना पड़ता है. बट नाउ विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज कम इन, व्हिच इज वेवलाइट प्लस इनोवाइस, जो रे ट्रेसिंग लेसिक आया विद एआई, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग व्हिच इज फ्यूचर रेडी. विच मीन्स जो भी आपकी आंख में बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं, एपिथेलियल रीमॉडलिंग होती है, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेटेड है. इसकी वजह से योर विजन क्वालिटी इज मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड द विजन दैट यू हैव ऑन द फर्स्ट डे, उससे क्वालिटी बढ़ती जाती है विद टाइम, बिकॉज जो चेंजेस आपके आएंगे उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हुआ ना. तो जब वो चेंजेस आने शुरू होंगे तो विजन की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी. फैसिनेटिंग. दिस इज क्रेजी हाउ द टेक्नोलॉजी इज रीच्ड द लेवल. And I'm telling you, this technology, what I was telling you, some people can see double
ऑफ व्हाट दे वर सीइंग विद ग्लासेस। मतलब अगर ग्लासेस के साथ वो 6x6 देख रहा था और हमने ये वेवलाइट इनोवाइज वाला ऑपरेशन करा, कुछ लोगों की विजन, आई कैन टेल यू स्टैटिस्टिकली अबाउट 8 to 10% की विजन 6:3 पहुंच जाती है। 6:3 इज डबल of what you and me can see right now. Wow. Just imagine where This is insane to listen to, you know. जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, I'm so consumed with what you are saying कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं next question क्या पूछूं, because it is sounding so interesting to me right now कि there is so much of possibility जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है. अच्छा, now let's talk about the cost of this. What is the cost of this most latest AI equipped LASIK surgery? 1,40,000 के करीब कॉस्ट है, बट दिस कॉस्ट ऑल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. बट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कराओगे थोड़ा ज्यादा महंगा होगा. इफ यू चूज वेरी एक्सपीरियंस सर्जन, ए ग्रेड सर्जन, तो थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी. इफ यू चूज ए ग्रेड हॉस्पिटल्स तो थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी. सो इट वेरीज. तो मतलब 2 लाख के अंदर अंदर ये एक मतलब 120 से शुरू होके ये 140-150 तक आपका दोनों आंखों का हो जाता है. Then you've told about ortho के, you've told about this latest AI से जो हम LASIK कर रहे हैं, जो नया वाला है. correct, which is also good. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, बहुत छोटे बच्चों को आजकल मैं देख रही हूँ कि 1 साल 1.5 साल के बच्चे हैं, उनको भी चश्मा लग जाता है. 2 साल के बच्चे चश्मा पहनकर, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मॉल में घूम रहे होते हैं, राइट? तो जब इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आई टेस्ट करते कैसे हैं? लाइक इन अडल्ट्स तो हम लोग जो एक स्टैंडर्ड आई चेकअप होता है, यू रीड समथिंग एंड ऑल दैट. अब 1 साल का बच्चा तो कुछ पढ़ नहीं सकता है. 1 साल का क्या, इनफैक्ट व्हेन द बेबी इज बॉर्न, अक्सर पेरेंट्स को पता भी नहीं होती ये बात, हॉस्पिटल में ही फर्स्ट आई चेकअप हो जाता है. बिकॉज इतनी सारी बीमारियां हैं कि अगर उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ आपने डायग्नोज और ट्रीट नहीं करा तो पूरी लाइफ के लिए बच्चा अंधा हो जाएगा. मतलब हर बच्चा जब पैदा होता है उसका आई टेस्ट होता है? हो जाता है. इनफैक्ट आंखों के डॉक्टर ही करते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बिकॉज उनकी कॉल होती है ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट से, वो डॉक्टर आता है और पेशेंट बच्चे की आंख चेक कर लेता है. अच्छा, आई जस्ट हैड अ बेबी 1 month ago और मुझे नहीं पता कि उसका आई टेस्ट हुआ यूजुअली है. पता नहीं होगा ना, सो मेनी फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू डू. मतलब यूजुअली पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, पेरेंट्स तो बाहर बैठे हैं ना, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज. मतलब जैसे मुझे पता है कि हियरिंग टेस्ट होगा कुछ 3 हफ्ते के बाद, एक गुथरी टेस्ट होता है, ये 2-3 टेस्ट अब यूजुअली ऑन बर्थ हो जाते हैं. जैसे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है, उस तरह जैसे स्क्विंट की प्रॉब्लम है, बच्चे की आंख में कैटरैक्ट आ गया तो जल्दी ऑपरेट करना है, वरना पूरी लाइफ के लिए नजर खराब हो जाएगी. सो ये सब चीजें पहले चेक हो जाती हैं. और चेक करने से होगा क्या? मतलब इतने छोटे बच्चे का भी ऑपरेशन कर देते हैं? इमीडिएटली लेजर कर देते हैं. न्यू बॉर्न बेबी का लेजर? यस, अगर रिक्वायर्ड होता तो. अक्सर नाउ पीपल आस्क कि यार बच्चों की आंखें चेक होती कैसे हैं? भाई एडल्ट्स को तो पार्टिसिपेट करना होता है, भाई वो चार्ट पढ़ना है, वो नंबर लगा के चेक करेगा, आपको मशीन में बिठा के चेक करता है. बच्चों की कैसे चेकिंग होती है? तो इसमें ना 2 तरह से आप आईज को चेक कर सकते हो. एक होती है सब्जेक्टिव चेकिंग और एक होती है ऑब्जेक्टिव चेकिंग. सब्जेक्टिव चेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है. ऑब्जेक्टिव चेकिंग में यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट. देयर आर डिफरेंट वेज टू चेक. पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा तब भी हम पूरी आंख को चेक करके पता कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कितना नंबर होगा. हाँ. तो बच्चों की आंख में हम लोग ऑब्जेक्टिव चेकिंग करते हैं. जैसे एक रेटिनोस्कोप, जैसे मान लो चश्मे की बात करते हैं, अब बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर निकालना है तो एक रेटिनोस्कोपी करके एक टेक्निक होती है, उससे हम निकाल सकते हैं. अब एडल्ट हो गया तो रेटिनोस्कोपी के साथ साथ हम विजुअल एक्विटी लेंस लगा के भी चेकिंग कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो. क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता था कि इतने छोटे बच्चे की आई कैसे टेस्ट होती है और क्या एक्यूरेट है, क्योंकि बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, बच्चा स्टेबल होकर एक जगह बैठ भी नहीं सकता. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर क्या होता है, मतलब हाउ एक्यूरेट दोस दैट चेकिंग इज. हाँ, it's fairly accurate. Of course it is never 100% accurate, but it's about 99%. And actually ना क्या होता है कि पेरेंट्स हैव टू बी विजिलेंट. कितनी बारी मान लो आपके बच्चे की चेकिंग नहीं भी हुई, आप अपने बच्चे को ध्यान से देखो ना, आप खुद ही बता दोगे कि बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है कि नहीं. यार अब आपने सडनली बच्चे की आंख में लाइट मारी, वो लाइट की तरफ नहीं देख रहा. सडनली आपने कुछ फ्लैशी कलरफुल दिखाया, वो उसको देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा. सो यू गेट टू नो कि यार देयर इज समथिंग इज रॉन्ग, व्हाई इज ही नॉट रिस्पोंडिंग द वे अ किड शुड. तो पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं व्हेन यू गो फॉर फॉलोअप्स, कभी कभी दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, वो देख के आपको सजेस्ट कर देते हैं कि एक बार यू शुड विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. राइट. बहुत अर्ली एज से आई प्रॉब्लम नंबर आना, चश्मे का नंबर आना शुरू हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में दैट वी डोंट सी दिस प्रॉब्लम मैग्नीफाइंग सो मच? मोबाइल कंप्यूटर छोड़ दो, सनलाइट एक्सपोजर कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. उन दोनों से क्या गारंटी है, कितना गारंटी है? गारंटी कुछ नहीं है, बट द स्टडीज हैव, हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन जो है ना, इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड. सो एविडेंस शोज दिस.
एविडेंस जब ये दिखा रहा है तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट। लेकिन ये जो लोगों ने आदतें बना ली है ना कि बच्चा पैदा हुआ आंख में काजल लगाना शुरू कर दिया उससे eyesight माइंड की improve यार होती है। आईसाइट इंप्रूव हो गया, चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा, मिथ है। ये जो लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के घास पे चलना घास शुरू पे कर दो, चलना, इस पे नहीं चश्मा बढ़ेगा, गाजर और पालक खाना, मिथ है। ये जित- सब मिथ है। जितना मर्जी गाजर पालक खा लो, चश्मे का नंबर ना ठीक हो सकता है ना बढ़ने से रोक सकते हो, मिथ है। कितने लोगों को आदत होती है कि वो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स डालते रहते हैं, इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है, ओवर द काउंटर है आजकल, तो 10-20 रुपए की आती है, वो डालना शुरू कर देते हैं आंख में कि इससे चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा या हट जाएगा। तो ये सारी मिथ्स हैं। कितनी बारी मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने सुना था कि भाई ये जड़ी बूटी से हो जाता है, ये एक्सरसाइज कर लो आंख की चश्मे का नंबर हट जाएगा, या घास पे चल लो। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार पहले ना आप सब कुछ ट्राई कर लो, सब कुछ करके देख लो, जो आपके मन में कर लो। जब चश्मे का अल्टीमेटली जब हट जाएगा तो वी आर हैप्पी फॉर यू, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। लेकिन 99 का छोड़ो, 100% बोलता हूँ मैं, नहीं हटने वाला इनसे। अल्टीमेटली यू विल हैव टू कम बैक टू मी एंड अल्टीमेटली वील हैव टू ट्रीट इट मेडिकली। लेकिन हम लोग तो बहुत सारा न्यूज में भी देखते हैं कि वो उस योगा शिविर में गए, रामदेव बाबा ने इतने सारे बच्चों के चश्मे हटा दिए, शुभ, तो वो व्हाट इज दैट देन? बोलने को बंदा कुछ भी बोल सकता है। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया ना, मिसलीडिंग मार्केटिंग कर रहा था, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। एक ड्रॉप बनाई, दृष्टि ड्रॉप, उसमें क्या डाला? प्याज का रस, शहद, अदरक का रस, ये अपना हनी, ये सब चीजें उन्होंने डाल दी। एंड दे क्लेम एंड दे कम फॉरवर्ड एंड क्लेम इट सो कॉन्फिडेंटली कि ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर देंगे जिनका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। ये कहते हैं हम चश्मे का नंबर ठीक कर देते हैं, ये कहते हैं हम कैटरैक्ट ठीक कर देते हैं, ये कहते हैं हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ठीक कर देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर देते हैं, ग्लूकोमा ठीक कर देते हैं। मतलब चलो ग्लूकोमा का तो अब दवाइयां आ गई है, लेकिन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। प्याज का रस, शहद का रस, नींबू, अदरक, ये सब चीजें, रोज वाटर, इनसे कोई आंख की प्रॉब्लम नहीं ठीक होने वाली। इनका एक थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि आप आंख में डालते हो हल्का सा ठंडा ठंडा, एक बेसिक सूदिंग इफेक्ट आता है। अदरवाइज ऑल दीज ड्रॉप्स आर एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप सब कुछ ट्राई कर लो, चश्मे का नंबर नहीं ठीक होने वाला इससे। राधा ये जो दवाइयां ये जो बीमारियां लिखते हैं ये भी नहीं ठीक होने वाली इससे। यार अंडरस्टैंड ना, लेट्स टॉक साइंस। चश्मे का नंबर क्यों आया जो हम बात कर रहे थे? आई बॉल इलोंगेट होगी ना। अब कोई दवाई इसको छोटा थोड़ी कर सकती है। अगर मेरी हाइट 6 फुट हो गई, मैं जो मर्जी एक्सरसाइज कर लूं, जो मर्जी दवाई खा लूं, गाजर खा लूं, कुछ कर लूं, 6 से 5 नहीं कर सकता ना मैं। 5 करने के लिए एक सर्जरी करके पैर काटने पड़ेंगे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज विद योर आई ऑल्सो। जब आई इलोंगेट हो गई है तो कुछ दवाई से तो ठीक हो सकती है, सर्जरी करके लेकिन लोगों को ठीक ऐसा करना लगता है पड़ेगा। कि अगर इसी सिचुएशन को उल्टा कर लें, अगर आप 5 फुट के हो तो आप दवाइयां खा के 6 फुट के हो सकते हो। एग्जैक्टली, लंबे हो सकते हो, छोटे तो नहीं हो सकते ना। मायोपिया में इलोंगेशन है, उसको शॉर्टन कैसे करोगे? श्रिंक नहीं कर सकते। कैसे करोगे? हैज टू बी विद द सर्जरी ओनली। एंड ये सब बातें करते रहते हैं भाई हम काला मोतिया ठीक कर देंगे, सफेद मोतिया कैटरैक्ट ठीक कर देंगे। यार इन सब की एक पैथोलॉजी है। अगर आंख में या बॉडी में कोई बीमारी हो रही है तो उसके पीछे एक साइंस है, एक पैथोजेनेसिस है। उस पैथोजेनेसिस के अराउंड आपको दवाई बनानी है। यू कांट हैव अ वन फिट ऑल सोल्यूशन कि यार कोई भी बीमारी हो जाए आंख की ये दवाई डाल लेना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ तो लिया कि क्या गन चल रहा है यार, तुम क्यों लोगों को मिसलीड कर रहे हो? आपके चक्कर में लोग ये दवाइयां डाल डाल के बीमारी का असली इलाज करा नहीं रहे हैं और अपनी बॉडी को और खराब कर रहे हैं, और आंखों खराब बीमारी कर रहे हैं। बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती कितनी है। बार मैं ऐसा देखता हूँ, आई फ्लू के बारे में सुना है, आंखें लाल हो जाती आंखें है, लाल हो जाती है। एपिडेमिक आ जाता है, सबकी होनी शुरू हो जाती है इसी टाइम पे, आई होता है फ्लू, बारिश, स्टाई। स्टाई हो गया, आई फ्लू हो गया, ये सब होता है। ये लोग क्या करते हैं, फार्मेसी पे चले जाते हैं कि यार हमें कोई दवाई दे दो। वो सबसे पहले तो आयुर्वेदिक दवाई मांग लेते हैं, डालते रहते हैं डालते रहते हैं। अब आयुर्वेदिक दवाई में कोई एंटीबायोटिक थोड़ी, चलो आई फ्लू तो वायरल इन्फेक्शन है, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, चलो वायरस ही मान लो, इसमें कोई एंटीवायरल थोड़ी है, कोई एंटी बैक्टीरियल थोड़ी है। प्याज का रस थोड़ी ठीक करेगा इन्फेक्शन को, आपको दवाई डालनी पड़ेगी यार ठीक करना है तो। कितनी बारी ऐसा मैं देखता हूँ कि अब मान लो किसी की आंख में थोड़ी सी लाली हो रही है। अब आंख में लाली होने के 50 कारण है। आपकी आंख में लाली हो सकता है डिफरेंट कारण से हो, मेरी आंख में लाली हो सकता है डिफरेंट कारण से हो। रेडनेस ऑफ द आई जो होता है, रेडनेस ऑफ द आई कैन बी बैक्टीरियल आल्सो, कैन बी वायरल आल्सो, कैन बी फंगल आल्सो, एलर्जी ऑल्सो। आल्सो कैन बी एलर्जिक आल्सो, देयर सो मेनी रीजंस फॉर रेडनेस। तो आपको शायद कोई एक दवाई एंटी बैक्टीरियल चाहिए, तो मुझे शायद एंटी फंगल चाहिए, एंटी एलर्जिक चाहिए। लेकिन कितनी बार मैं ऐसा देखता हूँ कि आंख में लाली हुई, पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं आते, वो सीधा या तो फोन करते हैं अपने दोस्त को कि यार तेरी भी तो लाल हुई थी ना, कौन सी दवाई डाली थी मुझे बता दे, या वो पहुंच जाते हैं फार्मेसी वाले के पास कि यार आंखें लाल हो रही हैं दवाई दे दे मुझे।
99% ऑफ फार्मेसी वाला ना उसको एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है। और स्टेरॉइड एक मैजिकल ड्रग है, मानता हूँ, डालोगे इंस्टेंटली ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर उसका अब्यूज शुरू हो जाता है बिकॉज यू फील सो गुड। और अब्यूज करते करते अपनी आंख में लोग मोतियाबिंद बना लेते हैं, काला मोतिया बना लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो गलत आई ड्रॉप्स डालने से आपकी आंखों में कैटरेक्ट बन सकता है। शोभा, ऑल दीज ड्रॉप्स आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, दे आर सपोज टू बी टेकन अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल डॉक्टर। वो हमारे देश का लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप सीधा फार्मेसी में जाके कोई भी दवाई ले सकते हो। किसी भी और डेवलप कंट्री में चले जाओ, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चले जाओ, फार्मेसी में जाके दवाई नहीं ले सकते आप जब तक आपका प्रिस्क्रिप्शन ना हो। राइट। तो यहाँ तो सारे फार्मेसी वाले अपने खुद के डॉक्टर बने हुए हैं। यहाँ तो लोग फार्मेसी वाले से ही पूछते हैं, मतलब केमिस्ट से ही पूछते हो आपकी टेल मी क्या See? करूं मैं। एंड इंडिया में मतलब वी आर फॉर्चुनेट, हर 5 किलोमीटर पे एक आई डॉक्टर बैठा है, हर 5 किलोमीटर में एक जनरल फिजिशियन बैठा है, फिर भी नहीं जाते। मतलब अमेरिका में हो ना, अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो आंख के डॉक्टर से नहीं मिल सकते आप, पहले आपको एक जनरल फिजिशियन से मिलना है। जनरल फिजिशियन देख के सोचेगा कि यार आंखों के डॉक्टर को भेजने की जरूरत है, फिर वो आंखों के डॉक्टर के पास भेजेगा। उस आंखों के डॉक्टर को लगता है कि यार ये जनरल आंखों के डॉक्टर का काम नहीं है, तो सुपर स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर को भेजना है, फिर वो और रेफर करेगा, मिलते मिलते 2 महीने हो जाते हैं। और ज्यादा, बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि आपका फैमिली डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन होता है उसकी 2-2 महीने तक की अपॉइंटमेंट नहीं आपको मिलती है। वी आर तो सो वेस्ट में तो बहुत ही अवेलेबल एट द डोर स्टेप, फिर भी लोग इसको यूज नहीं करते। डॉक्टर चौधरी, आपने आंखें लाल क्यों होती है, रेडनेस ऑफ आई के तो बहुत सारे रीजंस बताए, ये सब हो सकते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे एंड इवन अडल्ट्स अपनी आंखों को रब बहुत करते हैं, विग्रसली रब करते हैं दिन में 5-7 बार। तो क्या आई रब करने से भी आपकी आई हेल्थ खराब हो सकती है? यार देखो शोभा, इफ समबडी इज रबिंग देयर आईज देन देयर हैज टू बी अ रीजन। उसको रब करने का मन कर रहा है, खुजलाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स 99% ऑफ द टाइम उसकी आंख में एलर्जी है। एलर्जी है या ड्राइनेस है? ड्राइनेस से भी हो सकता है, बट यूजुअली इचिंग इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। बट हाँ, ड्राइनेस में भी अनकंफर्टेबल हो सकता है, वो कभी कभी मलते हैं, आंखें थक जाती है मोबाइल पे काम करते करते, फिर मलते रहते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव रबिंग यूजुअली एलर्जीज में करते हैं कि खुजली हो रही होती है, इतनी खुजलाने से रिलीफ मिलता है। बट वट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर आप इसको खुजलाते रहोगे, रब करते रहोगे ना, तो हमारी आंख में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं केरेटोकोनस। केरेटोकोनस का मतलब होता है कि जो हमारी आंख का शीशा है, कॉर्निया, वो ऊपर वाले ने गोल बनाया है, वो गोल की जगह कोन शेप में बनना शुरू हो जाता है, त्रिकोण हो जाता है। बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये हमारी कंट्री में, स्पेशली बच्चों में। तो अगर वो कर्व नहीं होगा, जो हम बचपन में आई का डायग्राम पढ़ते थे कि यहाँ से रेज आ रही है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, डिस्टॉर्ट हो तो जाएगी, रेज तो जाएंगी नहीं गोस्टिंग उसमें। शुरू हो जाएगी, ग्लेयर शुरू हो जाएगा, डबल डबल दिखना शुरू हो जाएगा, चौंधा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस केरेटोकोनस के बारे में कुछ नहीं करोगे तो एक टाइम बाद पुतली खत्म हो जाएगी, दूसरे इंसान की पुतली लगानी पड़ेगी आंख में काट के। दूसरे इंसान की पुतली मतलब आई डोनेशन यस यस का जो कॉन्सेप्ट है। यस, अगर केरेटोकोनस बहुत एडवांस हो जाए तो। एंड स्पेशली विद किड्स, मतलब पेरेंट्स शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट कि अगर आपके बच्चे आंखों को मल रहे हैं ना, फटाफट आई डॉक्टर के पास जाके चेक करा के, 99% एलर्जी निकलेगी, एलर्जी का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। क्योंकि बच्चे की एलर्जी इतनी जल्दी काबू में तो आती नहीं, इसको वीकेसी कहते हैं, बहुत कॉमन एलर्जी होती है बच्चों में, इतनी जल्दी काबू में आती है नहीं, और बच्चा मलते रहता है, एलर्जी के साथ साथ आंख में एक और खतरनाक बीमारी ले लेता है, केरेटोकोनस की। और अगर एलर्जी हम डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, तो इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है और क्या होता है ट्रीटमेंट बेसिकली? एलर्जी में क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर एलर्जी। दैट इज व्हाट आई वाज गोना कम टू। इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। सो यूजुअली ये जो एंटी एलर्जिक वगैरह हम देते हैं, दे आर टू सप्रेस दोज इचिंग, सप्रेस दोज सिम्टम्स। जो हिस्टामीन्स वगैरह, एंटी हिस्टामीन्स देते हैं, आईजीई वगैरह के से जो अराउंड हम लोग दवाइयाँ देते हैं, दे आर बेसिकली स्टॉपिंग द एलर्जिक साइकिल एंड सबसाइडिंग द सिम्टम्स। बट यू विल सी सो मेनी टाइम्स कि ये एलर्जी हर साल आती है, जब ये टाइम आता है, इस टाइम का ह्यूमिड गर्मियाँ वर्मियाँ आती है, तो एलर्जी अक्सर आ जाती है बच्चों की आंख में, और फिर जब सर्दियाँ वगैरह होती है फिर ये ठीक हो जाती है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं 15 से 18 साल तक ये जो वीकेसी वाली प्रॉब्लम है ना, बच्चों की एलर्जी की प्रॉब्लम, ये उनके साथ चलती है, और ये ऑटोमेटिकली आप विद एज खत्म हो फिर ये जाते हैं। ठीक हो जाती है। तो लेकिन तब जो तक आपको अडल्ट्स ध्यान हैं, रखना है। जो स्पेशली अपनी आई रब करते हैं बिकॉज स्क्रीन का एक्सपोजर ज्यादा है या शायद एलर्जी भी हो, ट्रीटमेंट कराओ ना। उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नहीं, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और काफी हद तक हम इस लेवल तक मैनेज कर लेते हैं कि हर रोज दवाई नहीं डालनी होती। यूजली जब एलर्जिक का मौसम आया, पोलन वोलन का ज्यादा है, या इफ यू नो दैट यू एलर्जिक टू समथिंग, कैट से एलर्जी है, डॉग से एलर्जी है, हम लोग आजकल एलर्जी वाले टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि भाई किस चीज से एलर्जी है। हो सकता है किसी को डस्ट माइट से एलर्जी हो, अब डस्ट माइट्स को नहीं छोड़ेगा तो बारो प्रॉब्लम तो बनेगी ना, कब तक वो दवाई डालेगा। सो इट इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विद ट्रीटमेंट्स, एंड बेसिकली हमें इस साइकिल को तोड़ना होता है।
ताकि पेशेंट को कंफर्ट आ जाए। तो बेसिकली अगर किसी की आंखों में ड्राइनेस है या कोई बार बार अपनी आंखें रब कर रहा है तो दे शुड बी अवेयर कि दिस कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम, दिस कैन लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम। तो वहीं पे उसको कैसे खत्म करना है, बिकॉज हमारी कंट्री में पर्टिकुलरली आई, जो मुझे लगता है आई हेल्थ जो है वो It's an ignored काफी topic. इग्नोर्ड टॉपिक है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते और मैक्सिमम बात भी करते हैं तो चश्मा लगाने तक की बात होती है, यार आधे या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लेसिक कितनी की बारी बात करते हैं। पेशेंट जैसे केरेटोकोनस की बात कर रहे थे, कितनी बार पेशेंट मेरे पास आते हैं एंड दे आर डायग्नोज्ड विद दैट डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम्हें ठीक तो दिख नहीं रहा, तुम क्यों नहीं पहले अपने डॉक्टर को जाके किसने दिखाया भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है? कह रहे सर हम वो जाते थे वो लोकल चश्मे वाली दुकान में, वो हमें चश्मा दे देता था, वो बोलता था हाँ ठीक है जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारी आंख में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपको लगता है कि फिर हम तो आपका डॉक्टर नंबर के पास ऊपर गए नीचे हो गया है हाँ, इसलिए कहता ड्राइनेस हो बस रही गए है। नहीं, और हमने तो बस वो चश्मे वाले दुकान वाले से चेक करा रहे थे, वो कह रहा था सब ठीक है। वो तो आज हम आपके पास आए थे चश्मा हटवाने और आपने मेरे को चेक करके बता दिया भाई आपकी आंख में तो एक और बीमारी है, चश्मा हटाना तो अब दूर की बात होगी, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन से प्री कंडीशंस हैं जिनके होने की वजह से आप लेसिक नहीं कर सकते हो? बहुत सारी कंडीशंस है ऐसी। अगर 100 लोग अपना चश्मा हटवाने के लिए आएंगे ना लेसिक ऑपरेशन से, या लेसिक के अलावा भी और भी कुछ तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे एक ICL होता है, विल टॉक अबाउट दिस, इसके बाद करते हैं इसको डिस्कशन। तो 100 लोग आएंगे तो 70 लोगों का हो सकता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, जैसे ड्राइनेस आजकल बहुत कॉमन है स्पेशली विद द ओवर यूज ऑफ स्क्रीन्स, आप ब्लिंक कम करते हो आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो अगर आपकी आंख में मॉडरेट लेवल की ड्राइनेस है तो हम लेसिक ऑपरेशन नहीं करते। लेसिक ऑपरेशन करने के लिए कॉर्निया की थिकनेस का अच्छा होना जरूरी है, यूजली 500 के ऊपर अच्छा होना जरूरी है, तो फिर हम लेसिक ऑपरेशन करते हैं। उससे नीचे होता है तो यूजली अवॉइड करते हैं। या लेडीज अगर वो प्रेगनेंसी में या फीडिंग के टाइम होती है तो उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चश्मे का नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू डू लेसिक। या अगर आप कुछ आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो गई है, तब हम लेसिक नहीं करते। और एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि आपका नंबर भी स्टेबल होना चाहिए। मतलब किसी का नंबर 18 पे स्टेबल होगा, किसी का नंबर 19 पे होगा, किसी का नंबर 20 पे होगा, तो ऐसा नहीं है कि एवरीबडी हु टर्न्स 18 शुड गेट लेसिक डन। ही शुड ऑल्सो सी कि नंबर स्टेबल है, वो आपका डॉक्टर चेक करके बता देगा। और इसके बाद और कई तरह के टेस्ट होते हैं, पर्दा का टेस्ट हो रहा है, कॉर्निया का टेस्ट हो रहा है, केरेटोकोनस की मैंने बात करी, उसमें लेसिक नहीं कर सकते। तो कहीं भी टेस्टिंग में हमें लगता है कि दिस कुड मे बी पोज द रिस्क टू द पेशेंट्स विजन, तो हम नहीं करते। बिकॉज एंड ऑफ द डे दीज प्रोसीजर्स चलो लाइफस्टाइल में इंप्रूव तो करते ही हैं, बट एंड ऑफ द डे एक तरह से कॉस्मेटिक ज्यादा है ना। तो अगर चश्मे के साथ आपका काम बढ़िया चल रहा है और मुझे आपका ऑपरेशन करके चश्मा हटाना है, तो मुझे आपकी लाइफ को और इंप्रूव करना है, एंड यू आर लिविंग एब्सोल्युटली परफेक्ट लाइफ विद योर ग्लासेस, इट हैज टू बी इनहांस्ड फर्दर। तो कहीं पे भी हमें लगता है ना कि 1% भी रिस्क होगा, वो टच नहीं करते हम। भाई देखो बीमारी है, उसका इलाज करना है, इलाज करने में एक रिस्क लेना है, समझ आता है। लेकिन एक आपको कॉस्मेटिक इलाज करना है, पेशेंट के लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, कॉस्मेटिकली इंप्रूव करना है, उसमें नहीं रिस्क लिया जाता। तो इससे So- बेटर है कि आप चश्मे के साथ चलाओ अगर। हाँ, या क्या है, एक लेसिक का ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं ICL। सो ये सब लोग जिनका कॉर्निया पतला है, केरेटोकोनस है, ड्राई आईज है, मतलब जो लोग बेसिकली क्वालिफाई नहीं करते हैं लेसिक सर्जरी फिर के उनका लिए, दूसरे उनके पास तरीके से क्या ऑप्शन हटाते हैं है? ICL से। सो ICL इज बेसिकली अ लेंस, इसमें आपके चश्मे की पावर होती है, इसको आंख के अंदर डाल दिया जाता है। तो So ये जैसे इंसेशन वाला सर्जरी होता है कि कट करके? एक छोटा सा, मतलब इट्स इंजेक्टर सिस्टम, बहुत छोटा सा बनाना पड़ता है, सेल्फ सीलिंग, कोई टांका वांका नहीं लगता, 5 मिनट का ऑपरेशन होता है, कोई दर्द इंजेक्शन ये पट्टी टांका वांका कुछ नहीं होता उसमें। तो बेसिकली ICL एक तरीका है जिसमें ICL का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस आप बाहर की जगह आंख के अंदर डाल देते हो। और एक लेजर तरीका है चश्मा हटाने का। तो उसमें यूजली क्या रहता है कि 8 नंबर तक का चश्मा हम लोग लेजर से कंफर्टेबली हटा सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह के लेजर हमने डिस्कस करा, सिल्क, स्माइल, वेवलेट वगैरह दुनिया भर के लेजर्स हैं। एंड 8 से जो ऊपर का चश्मा हटाते हैं वो हम ICL से हटाते हैं। सो रिमेंबर वी आर टॉकिंग कि -32 का चश्मा कैसे हटा, वो ICL से हटा, वो लेजर से नहीं हट सकता, बिकॉज लेजर से सिर्फ 8 हट सकता है। लेकिन आप ICL और लेजर को मिला के 40 हटा सकते हो, 32 35 तक। 40 भी नंबर होता है लोगों का? भाई अब मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो 4.5 नंबर था और मुझे उसमें लगता था ब्लाइंड। 4.5 के साथ तो दुनिया घूम रही है। मुझे तो कुछ नहीं नजर आता था। स्पेशल एक्सेप्शंस। So, बट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट यू हैव सीन? but I have corrected maximum which is 32.5 32.5? for which we also उनको have दिखता क्या है? कुछ नहीं दिन और रात बस? they're virtually blind. हाँ, For they're this blind only ना? we got this Limca record also for this particular case only for correcting the highest power in India. They are virtually blind. इतना मोटा चश्मा होता है ना, वो एक्टिविटी को ठीक से कर पाते हैं
और वो अपने कॉस्मेसिस में इतने परेशान रहते हैं कि वो वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस की दर्जा हो जाती है। लेकिन -32.5 नंबर हो कैसे गया किसी का? ह्यूमन बॉडी, एनीथिंग इज नहीं, पॉसिबल। आप बॉर्न हुए हो ऐसी प्रॉब्लम के साथ? बिकॉज born you are not born with a -32. It's a progressive disease. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कैसे आप कह रहे थे प्रोग्रेस ना कि होते होते जैसे यहाँ तक when कैसे you पहुंच got गए? yourself checked तो आपको लग रहा था कि सडनली मेरी आंख में 1.75 आ गया क्या? ऐसा नहीं था। It started with 0.25, then it राइट, became 0.5, 0.75, but 0.25, 0.5 इतने छोटे हैं that most of the time you don't realize only. राइट। By the time you realize and you get it checked, तो फिर usually वो 1 से ऊपर 1.5 के करीब पहुंच जाता है। Then it starts impacting your daily lifestyle. तो बढ़ते 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 किसी का 35 भी पहुंच सकता है, 32 भी पहुंच सकता है, वो तो ह्यूमन बॉडी है। लेकिन 32 तो आप ब्लाइंड हो प्रैक्टिकली। वर्चुअली ब्लाइंड हो, और उस ब्लाइंड इंसान को हमने दोबारा दिखा दिया जैसे एक नॉर्मल इंसान देखता है। एंड वो -32 तक अपनी लाइफ कैसे जी रहा था कोई? आई एम जस्ट इमेजिनिंग, क्योंकि मैंने And 17 साल imagine, चश्मा she पहना was a है। girl Yeah. and she was not in the urban part of India, she was living in rural part. तो एक तो उसको इतना बड़ा हैंडीकैप था, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है चश्मा पहनना। मतलब हमारे देश में अगर लड़की की आंख में चश्मे का नंबर है ना, तो उसके पेरेंट्स इस डर में रहते हैं कि पता नहीं इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। इट्स अ बिग सोशल स्टिग्मा इन आवर कंट्री। तो मेरे पास जो पेशेंट चश्मा हटाने आते हैं, मतलब आई कैन डिवाइड देम इन 4 कैटेगरीज। एक तो है जो भाई शौकिया है, चश्मा पहनने का मन नहीं है यार, थोड़ा फ्रीडम हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। तो एक है जो इस सोशल स्टिग्मा से डील कर रहे हैं कि शादी होनी है, चश्मा हटवाना है। एक है ये जो बच्चे सब गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, आर्मी, पुलिस, एसएससी, रेलवेज वगैरह, ये हटाने आते हैं। और एक है कि बस बस ठीक है यार, वो भी दोस्त ने करा लिया तो हम भी कराने आ गए जी। we didn't want to be the guinea pig, so now we have a reference, so we come to you. They're motivated patients. व्हाट आई एम फाइंडिंग वेरी फैसिनेटिंग इज कि अगर आप अपने आई हेल्थ को सीरियसली ना लो और अपने चश्मे के नंबर और अपने इस चीज को ठीक से ना ध्यान रखो, तो आप -32, 40 तक भी जा सकते हो। समथिंग तो इट इज अनफैथमेबल I टू know मी। it's crazy. मतलब God has made this body so unique कि आज तक हम समझ ही नहीं पाए। It's मतलब such a complex system. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लाइंड पर्सन एंड समबडी हु हैज -32.5 कुछ नहीं है, एज सेम है नंबर? दोनों। सेम ही तो है ना। अगर मैं उस 32 का चश्मा ले लूं, that person is blind. एग्जैक्टली। लाइट दिख जाती वो है तो आप, किसी को। मेरे को लगता है 4.5 वाला, जब क्योंकि मेरा 4.5 नंबर था, आप भी काम नहीं हो मेरा सकते तो आप चश्मा ले लो तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। ना। मतलब आई कैन नॉट टेल द शेप ऑफ द सोफा जो कि मेरे इतने पास पड़ा हुआ है। मतलब इतना मुझे 4.5-5 अब ये लोग ब्लाइंडनेस पूछते होती रहते है। हैं मेरे से, पेशेंट पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें आंखों का ध्यान रखने के लिए, क्या इसीलिए कर मैं सकते हैं? वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कुछ बताओ लेटेस्ट, मतलब कुछ एवरीडे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आंखों का ध्यान बताओ। रखने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो थोड़ा बहुत आप अच्छा, क्या करें और क्या ना करें, ये दोनों चीजें आप बताओ। पहले ये बताता हूँ कि भाई क्या नहीं करना। ये जो लोगों ने आदत बना दी है कि सुबह उठ के पानी के छपके मारने, आंखों को धोना है, दोपहर को आंखें थक रही हैं, धो लिया, शाम को धो लिया, रात को फिर धो लिया, ये नहीं करना। पानी के छपके मार मार के आप आंखों के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको वॉश ऑफ कर देते हो, आंख में ड्राइनेस आ जाएगी। गाजर, हरी सब्जी, पपाया, नट्स are good for your body, are healthy for your body, but this is not a solution to a disease. बीमारी होगी तो दवाई लेनी पड़ेगी, प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। घास में चलना कुछ नहीं होने वाला। सूरज को देखते हैं कुछ लोग सुबह उठ के, मोहब्बतें से इंस्पायर्ड होते हैं लोग। अमिताभ बच्चन देखता था, हम भी देखेंगे। सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना, डायरेक्ट देखोगे आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, सोलर रेटिनोपैथी होती है, पूरी लाइफ के लिए आंख के सामने काला धब्बा आ जाता है। ये सब नहीं करना। काजल नहीं लगाना, जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की आंख में काजल लगाना कोई फायदा नहीं है। ये जो आदतें लोगों की कि रात को सोने से पहले दृष्टि डाल दी, ड्रॉप, आयुर्वेदिक ड्रॉप डाल दी, ये नहीं करना। ये सब चीजें दूर रहना। मतलब नेचर ने हमारी आंखों का ना इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, हमारी आंख में आंसू है, वो हमारी आंसू आंखों को धोते हुए एक साइड से निकल जाते हैं, कंटिन्यूस आंसू बनते रहते हैं, कंटिन्यूस आंख धुलती रहती है, कंटिन्यूस हमारे नाक से गले में निकलते रहते हैं। उसी आंसू में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी है, उसी आंसू में एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है। वो सेम आंसू आपको फ्रेश रखेंगे। तो जबरदस्ती आप नेचर के सिस्टम में और 4 चीजें डालते रहोगे, आज नहीं तो कल तो प्रॉब्लम में फंसोगे। अच्छा, ये तो हो गया एब्सोल्यूट डोंट्स की, ये चीजें नहीं करनी है अपनी आई हेल्थ को बचाने के लिए। क्या चीजें करनी है? टेक अ गुड स्लीप, थोड़ा सा मोबाइल मतलब कंप्यूटर, घूम फिर के वही आता था कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। लाइफस्टाइल रखोगे, हेल्दी, मतलब इट्स अ जोक। कनेक्टेड बॉडी ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी आईज। मोबाइल कंप्यूटर कम रखो। मोबाइल कंप्यूटर का यूज करना है तो कुछ प्रिकॉशंस लो। बड़ी स्क्रीन रखो, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा रखो ताकि आंख में स्ट्रेन ना पड़े। स्क्रीन शुड बी एट अ 1 arm's लेंथ, इट शुड बी एट योर आई लेवल। एंटी ग्लेयर स्क्रीन लो, मैट फिनिश वाली जो होती है।
जब आप काम कर रहे हो तो एयर शुड नॉट बी कमिंग डायरेक्टली, एसी का या पंखे का हवा डायरेक्टली आंख में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें ऑलरेडी ड्राई होंगी स्क्रीन पर, यू आर ब्लिंकिंग लेस, उससे हमें और ड्राई नहीं करना। ब्लू लाइट फिल्टर का नाम सुना है? जी सुना कोई है। फायदा नहीं है उसका। ये जो हर रोज लोग ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा करते रहते हैं, पहनते रहते हैं कि भाई कंप्यूटर बैठे ब्लू लाइट का चश्मा पहन लिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो क्या करना है? एंटी पहनते ग्लेयर हैं लोग। स्क्रीन व्हाई लगानी डू यू है थिंक पीपल वेयर ब्लू लाइट फिल्टर कि हमें वो उसकी ब्राइटनेस से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ब्राइटनेस स्क्रीन। कम कर लो। मुझे लगता है इसी रीजन की वजह आई से आस्क करते हैं। क्वेश्चन एवरीबॉडी, जो मेरा पेशेंट आता है ना, पेशेंट जाते जाते ब्राइटनेस के लिए मोस्टली पेशेंट आया, पहनते हैं। लेसिक करा लिया, चश्मा हटा लिया, जाते जाते मेरे से पूछता है, डॉक्टर साहब वो ब्लू लाइट वाला चश्मा पहन लें? कहते हैं वो तो हटवाया क्यों था, अगर तेरे को पहनना ही था तो। कह रहे नहीं नहीं वो तो प्रिकॉशन के लिए पहनना है। मैंने कहा मुझे ये बताओ ब्लू लाइट चश्मा क्यों पहनते हो तुम, कौन सी प्रिकॉशन होती है? अगर आप ब्लू लाइट चश्मा ये सोच के पहन रहे हो कि आप कंप्यूटर पे काम करोगे और उसमें स्ट्रेन नहीं बनेगा, ये मिथ है। आंखों में स्ट्रेन बनता है क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारे मसल्स को यूज करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद मसल्स थक जाते हैं। मैं टेलिंग यू, पास का देखने के लिए मसल को यूज करना है, डिस्टेंस में मसल रिलैक्स्ड है, तो आप कंप्यूटर देखोगे मसल यूज करेंगे, मसल थक जाएंगे, उससे स्ट्रेन बनता है। ब्लू लाइट चश्मा नहीं रोकने वाला। अगर आप ब्लू लाइट चश्मा ये सोचते हुए पहन रहे हो कि आंख में चश्मे का नंबर नहीं आएगा, मिथ है। ब्लू लाइट फिल्टर से चश्मे का कोई लेना देना नहीं, चश्मे का नंबर आ रहा है, एलोंगेशन हो रही है, वो नहीं रोक सकता उसको। अगर आप ब्लू लाइट चश्मा ये सोचते हुए पहन रहे हो कि जो कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकल दे वो आंखों को कोई हार्म कर देगी, ये भी मिथ है। इससे ज्यादा ब्लू लाइट तो सनलाइट में है। जब आउटडोर निकलते हो तो भर भर के ब्लू लाइट आपकी आंख में जाती है, तो वो मोबाइल कंप्यूटर वाली क्या ही नुकसान करेगी। ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे का सिर्फ एक एडवांटेज है कि रात के टाइम पे अगर आप इसको यूज करते हो तो ब्लू लाइट थोड़ी सी फिल्टर होती है, और आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, जो मेलेटोनिन कंट्रोल करता है, ब्लू लाइट कितनी आंख में एंटर होती है उससे कंट्रोल होता है, ये आपका ठीक रहेगा। तो आपको रात को टाइम से नींद आएगी। बस इतना फायदा है ब्लू लाइट का। और ये भी अब खत्म हो गया। हम सबके मोबाइल कंप्यूटर में ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर है, नाइट मोड्स हैं, कंफर्ट मोड्स हैं, कंफर्ट शील्ड्स हैं, उसको ऑन करो ना, खत्म ब्लू लाइट का कॉन्सेप्ट। तो ब्लू लाइट चश्मा पहनने का कोई फायदा नहीं इट आज इज के टाइम में। ओनली एंड ओनली मार्केटिंग डन बाय दीज बिग कॉर्पोरेट्स कि हर इंसान की आंख में एक चश्मा चढ़ा दो। चश्मा बेचना है ना, चाहे कोई सा भी हो। चश्मा बेचना है ना, क्या बोल के बेचोगे? ये बोल दो यार मोबाइल से कंप्यूटर से आंखें खराब हो रही हैं, देखो भाई सबके चश्मे चढ़ रहे हैं, लोगों को तो नहीं पता ना क्यों हो रहा है। ब्लू लाइट पहनो जी, ब्लू लाइट पहनो। इसको बोल बोल के कॉर्पोरेट्स ने सबकी आंखों में ब्लू लाइट लगवा दिया। जो चश्मा हटवाने आते हैं वो हटवाने के बाद फिर चश्मा पहन लेते हैं। क्योंकि ब्लू लाइट प्रोटेक्ट करेगा हमारी आंखों को It's स्क्रीन gone से। in their minds. There's such a beautiful marketing they've done around blue light. These are some They- major myths that you have busted here on the podcast, Dr. फिर Rahil. लोग कहते हैं कि यार अब कौन सा चश्मा पहनना है, कंप्यूटर से हेल्प में कोई चश्मा पहन सकते हो? तो एक ना स्पेशल कंप्यूटर ग्लासेस आते हैं। उन कंप्यूटर ग्लासेस में ना एक माइनर +0.25 की पावर होती है, तो वो थोड़ा सा लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो आपकी मसल्स को सपोज 100% एफिशिएंसी में काम करना पड़ता था, 100% की जगह वो 70% एफिशिएंसी में सेम काम हो जाता है। सो यू कैन स्टे लॉन्गर ऑन द स्क्रीन। इतना That's है, it. दैट्स इट। Plus 0.25. +0.25 का चश्मा इफ यू वेयर ऑन द स्क्रीन यूल, मतलब रेगुलर +2.5 का चश्मा। हाँ, तो स्क्रीन के टाइम पे पहन लो, स्ट्रेन कम बनेगा, यू कैन बी लॉन्गर आवर्स ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पे जब काम कर रहे हो ना, एक थोड़ा सा एक ध्यान रखो, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को यूज कर लो। हर मतलब दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात आंख में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाला करो। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मार्केट में रेडिली अवेलेबल है ओवर द Is काउंटर। there any that you'd like to recommend? एक टीजी करके आती है, Okay. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रॉप, सबसे वन ऑफ द बेस्ट सोडियम हाइड्रोनेट इसमें होता है, जो सॉल्ट होता है। एक रिफ्रेश टीयर्स है, वो तो सबने सुना हुआ है, इट्स अ वेरी कॉमन ड्रॉप। इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो, दिन में 3-4 बार डाल लिया करो। ये कोई भी यूज कर सकता है, वेरी सेफ। यार एक्चुअली है तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये भी, लेकिन ये ओवर द काउंटर आप लेके डाल भी लो तो इसका कोई ऐसा हार्म नहीं है, बिकॉज लुब्रिकेंट ही है ना, कोई दवाई नहीं है। इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर फॉर योर आइज। अब बार बार मैं लिप बाम लगाऊंगा, लिप थोड़ी खराब होंगे। हाँ, लिप में रोज स्टेरॉइड लगाऊंगा फिर तो दजिया हो जाएगी ना लिप्स की, समथिंग सिमिलर। एंड थोड़ा सा ना एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं 20-20-20 रूल। हालांकि लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते कि 20 मिनट्स के बाद थोड़ा 20 सेकंड्स का ब्रेक ले लो और 20 फीट दूर देखो। तो जब आप दूर देख रहे हो, आंखों की मसल थोड़ी रिलैक्स है। और कितनी देर तक ये दूर देखना है? 20 सेकंड्स। 20 seconds. कॉल्ड 20-20-20, नाम ही इसका है कि 20 मिनट बाद 20 सेकंड की ब्रेक, 20 फुट दूर देखना है। ये करेंगे तो आई हेल्थ को बचा जैसे सकते हैं। रिकमेंडेड बाय WHO। तो कोई फॉलो करता है? 1 घंटे के बाद 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। राइट। डॉक्टर चौधरी, इंडिया में आई डोनेशन का क्या सिस्टम है आज की डेट में? क्योंकि हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स भी चलते हैं, बट व्हाट अबाउट द आईज? Shoma, I'll tell you something very interesting. Unfortunately, our country, India, is the blind capital of the world.
एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिंपल प्रॉब्लम कॉल्ड कैटरैक्ट. कैटरैक्ट का मतलब कुछ लोग सफेद मोतियाबिंद कहते हैं. हमारी आंख के अंदर एक लेंस है, जैसे कैमरे में एक लेंस होता है, हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है. बढ़ती उम्र के साथ जैसे बाल सफेद होते हैं, ऐसे बढ़ती उम्र के साथ ये लेंस भी सफेद हो जाता है. जब ये लेंस सफेद होता है उस पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है. 10 मिनट के ऑपरेशन से आप उस पेशेंट की 100% विजन वापस दे सकते हो. बट वी कंटिन्यू टू बिकम द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बर्डन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की बहुत कमी है. So we are about 26-27,000 eye doctors who can do these surgeries and we need 1.5 lakh eye doctors to tackle this burden. इतना बड़ा गैप है. पर ठीक है, सब लगे हुए हैं, बहुत मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है. बट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली वी डू द मैक्सिमम कैटरेक्ट सर्जरीज इन द वर्ल्ड. इन अमेरिका, यूरोप, चाइना को कंबाइन कर दो, उससे ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज हमारी इंडिया में होती है. बट द बर्डन इज सो मच पॉपुलेशन का कि वी आर नॉट एबल टू टैकल. बट एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज कॉल्ड कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. वो भी सबसे ज्यादा हमारे देश में, What is that? जिसके लिए आई डोनेशन यूज होता है. तो अक्सर लोगों के मन में ना ऐसी एक मिथ होती है, पीपल हैव दिस थिंक लाइक दिस, कि जब हम आई डोनेशन की बात करते हैं तो हम पूरे आंख का गोला निकाल देते हैं और वहां पे एक दूसरे इंसान की आंख को फिट कर देते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, रिसर्च हो रही है, वन फाइन डे दिस विल बी पॉसिबल. एक बार हो चुका है ऑपरेशन, बट वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव आउटकम्स. लेकिन कॉर्नियल डोनेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि हम आगे का जो सामने वाला हिस्सा है, कॉर्निया या काली पुतली आंख का शीशा, सिर्फ इसको बदल सकते हैं आई डोनेशन में. तो अगर आपकी आंख की नजर इस शीशे की खराबी की वजह से है, या तो केरेटोकोनस हो गया, शीशा टेढ़ा हो गया, या शीशे पे कोई चोट लग गई, कोई अल्सर हो गया, शीशे पे निशान आ गया, सफेद हो गया, तो इस कॉर्निया को काट के निकाल सकते हैं और दूसरे इंसान के कॉर्निया को आंख पे लगा सकते हैं. एंड स्टिल हमारे देश में लाखों 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 लोग हैं हु आर लिविंग अ लाइफ ऑफ दिस ब्लाइंडनेस एंड दे कैन सी अगेन. अगर कोई आंखों का दान कर दे, उनको नया कॉर्निया मिल जाए. बट हमारे देश में ना आई डोनेशन के अराउंड बहुत सारी सुपरस्टिशंस है. लोगों के मन में ना अंधविश्वास है. उनको ये लगता है कि आंखों का दान करेंगे तो पता नहीं आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऊपर वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आधे शरीर के साथ आ गए, अगले जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे. इस तरह की उनके मन में बातें होती हैं. सो दे रेजिस्ट, वो आंखों का दान ही नहीं करते. आंखों का दान नहीं होता तो इतने सारे लोग अंधकार की जिंदगी जिए जा रहे हैं. और इसके अराउंड हम कितनी अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं. मतलब मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी चल दिया अपनी गाड़ी लेके कि यार अवेयर करो लोगों को, दान तो करें. इतने सारे पेशेंट हमारे पास रोज आते हैं यार, उनके पास हमारे पास कॉर्निया ही नहीं है उनको ठीक करने के लिए. बट अब थोड़ा सा अवेयरनेस बेटर हो रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव अबाउट आपके एक्सपीरियंस में डू यू सी पीपल डोनेटिंग आईज मोर They देन बिफोर? don't do it. And you know what is the beauty of eye donation? इसको आपको मरने के बाद करना होता है, जिंदा इंसान में नहीं करना होता. किडनी विडनी के बारे में सुना, डोनेशन होता है. राइट, वो तो उसी टाइम देना लाइव पर्सन, एक जिंदा इंसान को अपनी किडनी निकाल के देनी पड़ती है. दिस इज डन आफ्टर योर डेथ. मरने के बाद क्या करोगे शरीर का? जला दोगे, दफना दोगे, तो यार किसी के काम ही आ जाए यार, दान ही कर दो अपनी आंखों का. करते नहीं है लोग. मतलब इससे बड़ा पुण्य काम तो और हो नहीं सकता कि आपकी आंखों से अब कोई और इंसान दोबारा दिखेगा. मतलब आप किसी को नई जिंदगी दे के जा रहे हो. इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? बहुत साल पहले एक अवेयरनेस ड्राइव भी चला था जिसमें ऐश्वर्या राय से ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने अपनी आंखें डोनेट की. अभी डोनेट तो करी नहीं, शी हैज टू डाई फर्स्ट टू डोनेट, बट शी हैज प्लेज्ड हर आईज. Pledged her eyes. मतलब ये से कि इट इज कॉल्ड प्लेजिंग, कि मरने के बाद दान करना है. एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है कि इफ आई प्लेज कि मैं अपनी आंखों का दान करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो मर गया. माई फैमिली हैज टू डू इट. राइट. तो फैमिली हैज टू बी सेंसिटाइज्ड कि यार मैं मरूंगा तो मेरा दान करवा देना भाई. और आंखों का क्या है यार, इतने सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सबको दान कर दो, किसी काम आ जाएगा यार, जलाने से तो अच्छा ही है ना. बट आपकी डॉक्टर्स कम्युनिटी में, आई डॉक्टर्स में, आपने देखा है कि वो भी ऐसे मिथ्स में बिलीव करते हैं? नहीं, एवरी आई डॉक्टर ने अपनी आंखें प्लेज की हुई हैं? 26,000 आई डॉक्टर्स हैं. ये तो नहीं बिलीव करते बिकॉज दे आर मॉडर्न साइंस ना. ये सब बाकी लोग बहुत मिथ फैलाते हैं. लोग नहीं दान नहीं करना, डॉक्टर ने बोल दिया तो क्या हुआ, तू अगले जन्म में अंधा पैदा होना है, 7 जन्म लेने हैं तूने, अब आंख दान कर देगा तो अगले जन्म में कौन सी दान होगी. ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं. क्या लेकिन एक एजुकेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी में भी इस तरह के सुपरस्टिशंस बहुत प्रेवलेंट है. ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो एजुकेटेड लोग भी नहीं करते हैं. नहीं करते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनमें भी बड़े सारे somebody dies ना, सच एन इमोशनल सिचुएशन ना, वो ना पड़ता ही नहीं इन सब चीजों में यार. उनको लगता है आंख दान, सपोज आंख का दान कर दिया तो आंख खोखली हो जाएगी, तो जो रिलेटिव मिलने आएंगे वो देखेंगे, वो बोलेंगे यार खोखली आंखें क्यों हैं,
जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है। जब किसी का आई डोनेशन करते हैं ना, तो हम उसकी आंख में कॉटन डाल के लिड को बंद करके स्टिच कर देते हैं। सामने से देख के कोई बता नहीं सकता कि आई डोनेशन करा था आपने। नहीं करते, एजुकेटेड लोग भी नहीं करते। और जब एजुकेटेड लोगों के बच्चे की आंख में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो 1 करोड़ रुपए देने को रेडी हो जाते हैं आई डोनेशन के लिए। मैं कहा पैसों से कुछ नहीं होना भाई, ये एक सिस्टम है। इसको अर्जेंसी के बेसिस पे दिया जाता है, बीमारी की कंडीशन के बेसिस पे दिया जाता है। इफ समबडी इज मोर लाइक अर्जेंट सिचुएशन है किसी और के लिए, तो उसको पहले दिया जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए आके दे देगा, तेरे को नहीं मिलने वाली। और जैसे आप बता रहे हो कि हम अगले 15 से 20 सालों में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं जहां 99% लोगों को चश्मा होगा, आई हेल्थ ऑलरेडी डिक्लाइन पे है, तो फिर तो और ज़्यादा आई डोनेशन होने चाहिए ताकि ये जो क्रिटिकल सिचुएशंस आने वाली हैं उससे हम डील कर सकें। हम तो चाहते हैं सब आई डोनेट करें। श्रीलंका का कॉन्सेप्ट देखो यार, मतलब ऑलमोस्ट कितनी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डोनेट्स देयर ऑर्गन्स एंड देयर आइज। कितनी बारी तो हम ऐसा सुनते हैं, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, कि श्रीलंकन जो है कॉर्नियाज या आईज वो ब्लैक मार्केट होके इंडिया में आती है। पर आई डोंट नो इफ दैट इज रियली ट्रू और नॉट। ऐसी सुनी सुनी बातें। बट अपने वेस्ट वर्सेस इंडिया कंपेयर करें या फिर साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया को कंपेयर करें, तो क्या इंडिया में सुपरस्टिशंस की वजह से आई डोनेशन सबसे कम है, बाकी कंट्रीज आर बेटर? आई एम नॉट द राइट पर्सन, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, आई हैव टू लुक फॉर इट। इंडिया के बारे में बता सकता हूँ या नहीं करते लोग। डॉक्टर राहिल, आजकल आंखों में लोग बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करा रहे हैं, जैसे कि आप आईलैश एक्सटेंशन कराते हो, आप आईब्राउज ब्लेडिंग कराते हो, परमानेंट प्रोसीजर्स करा रहे हो, टैटूज करा रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो और बताता हूँ, इनका क्या इम्पैक्ट कुछ है? लोग कराते हैं कैट आईज, आंखों को ऐसे करा लेते हैं वो, What are ऑपरेशन you करा के। saying? इतनी कॉमन हो रही है ना कैट आईज, दिल्ली और गुड़गांव में तो बहुत ही कॉमन हो रही है। दे कम विद द पिक्चर। Do you also do those surgeries? आई डोंट डू इट, माय स्पेशलिटी इज रिफ्रैक्टिव लेसिक है, बट वी हैव डॉक्टर्स हु आर ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन्स हमारे हॉस्पिटल में, दे डू दिस प्रोसीजर्स। कितने लोग आते हैं अपनी आंखों का कलर चेंज कराने, कोई हेजल कराना चाहता है, कोई ओशियन ब्लू Is कराना that चाहता है, कोई possible? ग्रीन। हाँ, इट्स पॉसिबल। लेंस लगा ठीक के। है, एंड सो मेनी पीपल कम, वो आंखों में टैटू बनवाना चाहते हैं। सम आई लैशेज का चलो तो वो तो डॉक्टर्स नहीं करते, बट सो मेनी पीपल कम विद दीज आई लैशेज। और भी दो तीन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो करवा लेते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी तो चलो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट हाँ, लेकिन ना ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ गए ना, सम आर ओके बट सम आर वेरी डेंजरस। मतलब अब जो आई टैटूइंग आप बोलते हो कि भाई वाइट हिस्से में आपने ये जो वाइट एरिया है, स्क्लेरा जिसको कहते हैं, यहाँ पे टैटू बनवा लिया, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें। जो लोग आंखों का कलर चेंज कराते हैं परमानेंटली, इम्प्लांट्स डलवाते हैं, या आजकल एक और टेक्निक आ गई है कि हम अपनी काली पुतली में एक पॉकेट बना के उसमें डाई डाल सकते हैं। वेरी वेरी डेंजरस, ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इसमें। इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मतलब गॉड हैज गिवन यू ब्यूटीफुल आईज, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। उनको ज्यादा एनहांस करने के चक्कर में ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू रिग्रेट इट ओनली। लेकिन जैसा बोलो, दिल्ली गुड़गांव में तो ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है ये कि लोग अपने कैट आइज करवा लेते हैं। ये मैडनेस क्यों चल रही है? Yeah, ultimately, you see, it all comes from celebrities and social medias. लोग Can you देखते हैं। name the celebrities who have I think touched Kim their eyes? Kardashian वगैरह शायद उनका हुआ है। I'm not sure, I have to check. But this culture has come from the West. तो if you search for cat eyes on YouTube ना, तो you will see so many patients वो अपनी आंखों को थोड़ा सा tilt कराते हैं। It enhances your मतलब मैं ये features। सोचूं, फेस पे रह क्या गया है? लोग अपने लिप्स, नोज, आईज, चीक्स, सब जॉ कराते लाइन, हैं। फोरहेड, सब कुछ तो ऑगमेंट करा It's लेते a हैं, world of बचा social क्या? media. Social media में it's important to look glamorous. Now they want to look more and more glamorous. And that more and more has no upper limit. There's no limit to it, sky is the limit। क्या क्या चेंज करा लोगे यार, सब कुछ ही चेंज हो सकता है। मतलब आई लैशेस एक्सटेंशंस ठीक है, ऑन एंड ऑफ करा लो, इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन हाँ, उससे भी आपके ना वो जो ग्लू लगाते हैं वहाँ पे आपके ऑयल डक्ट्स की ओपनिंग होती है, उससे आपका ड्राइनेस आ सकता है। कलर को अगर आंखों का चेंज करना है ना, तो सेफेस्ट वे एज ऑफ टुडे स्टिल दोज कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, कि भाई वो कलर वाला लेंस है, उसको पहन लिया कुछ, जब तक वो लगा हुआ है तब तक कलर चेंज है, फिर उसको हटा दिया। एंड आई टैटूइंग मत कराना गलती से भी, बहुत गंदी चीज है। कैट आइज चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल, थोड़ा बहुत आप skip बोटॉक्स type लेके कर सकते हो। समथिंग लाइक दैट। बोटॉक्स बहुत कराते हैं लोग, ये अपने अंडर डार्क सर्कल्स हटवा लेते हैं, पफीनेस हटवा लेते हैं, या फुलर आइज हो जाती है, यूथफुल अपीयरेंस होता है, बहुत कॉमन है बोटॉक्स। और ये जो आइरिस इम्प्लांट्स हैं कलर चेंज वाले, ये मत कराना, टैटूज मत कराना है, बहुत डेंजरस है। ये सब चीज़ों से दूर रहो। तो बेसिकली जो आपको नेचुरली गिफ्टेड आईज हैं उनका ध्यान रखो और उनको टच मत करो एज मच एज अननेसेसरली पॉसिबल। टच मत करो ना। राइट। और अगर चश्मे के साथ अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चल रही है तो डू यू स्टिल रेकमेंड लेसिक टू देम? Oh, 110%. I say every person above the age of 18 should consider these। ये देखो, रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स बहुत सेफ हैं। सेफ्टी भी तो देखनी है ना।
एक कॉस्मेटिक एडवांटेज है, लेकिन अल्टीमेटली 18 साल के बच्चे का ऑपरेशन है, तो हम भी चाहते हैं सेफली ऑपरेशन हो। आंख में गड़बड़ होगी तो लाइफ खराब हो जाएगी। इफ समथिंग इज सेफ, आई विल कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एडवोकेट इट। लेकिन अगर ये टैटू वैटू मत कराओ यार, ये तो बिल्कुल ही डेंजरस है, तो गन मत जाता है। डॉक्टर राहिल, अभी हम ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे, आई डोनेशन की बात कर रहे थे। कैन ब्लाइंडनेस ऑल्सो बी ट्रीटेड? क्योंकि इलॉन मस्क का जो एक न्यूरालिंक आ रहा है आजकल, और बहुत न्यूज में है, दैट इज वेरी एंड इट इंपॉर्टेंट। क्लेम्स कि उससे ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी। सी देयर वर सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस जिनको हम ठीक कर पाते थे, लेकिन 100% नहीं कर पाते थे। बट नाउ विद दिस न्यूरालिंक कमिंग इन, वी फील कि 100% ब्लाइंडनेस जो व्हाट इज न्यूरालिंक? मैं तो समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। सी हमारे आंखों का ना देखने का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि एक हमारी आंख है, इसमें लाइट आती है, काली पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है, और यहाँ से एक नस निकलती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। अब मान लो, अब न्यूरल लिंक में हम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ स्पेशल तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसको ब्रेन में ही इम्प्लांट कर देते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स में, जहां से ब्रेन से देखा जाता है। सो अब आपकी आंख में और साथ में क्या होता है, एक गॉगल्स होती है, गॉगल्स में कैमरा लगा होता है। तो वो कैमरा जो है वो सिग्नल डायरेक्टली अब आपके इलेक्ट्रोड्स को भेज रहा है जो आपके ब्रेन में लगे हुए हैं, राइट। तो अब आपकी आंख ठीक है या नहीं है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सामने कैमरा लगा है, वो इमेज कैप्चर करता है, कैमरा सिग्नल भेजता है ब्रेन को, वहां पे इलेक्ट्रोड लगी है, जो मर्जी दिखा दो। तो मतलब एक ब्लाइंड इंसान देख सकता है? भाई आंख खराब हो गई, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, उसका इलाज ही नहीं है, ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, ब्लाइंड हो गया बंदा, अब आंख तो काम नहीं कर रही ना, फिर भी उस इंसान को दिखाना है, तो न्यूरालिंक से दिखा दो। तो ये तो बहुत ही मैजिकल टेक्नोलॉजी है। मैजिकल, और एफडीए ट्रायल शुरू हो गए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, द डे दिस इज लॉन्च्ड, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन ऑप्थेल्मोलॉजी। लेसिक के बाद दिस इज गोइंग टू बी अनदर बिग रेवोल्यूशन। लेसिक के बाद कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आया अभी तक। एंड इसका कॉस्ट क्या, अभी जो No idea. डिबेट हो रहा है, I इज have no देयर एनी I have न्यूज़ ऑन दैट? इलॉन मस्क डिसाइड करेगा। नहीं, वो तो डिसाइड करेंगे, बट इज देयर एनी आई हैव नो क्लू न्यूज़ दैट? कितने में लॉन्च होगा, कितने का होगा, कितने सर्जिकल स्किल्स चाहिए उसमें, न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है। वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर स्टिल इन द रिसर्च फेज। No, this is one of the emerging technologies that This is is going there to in be a the eye game health. changer. Yeah. Wow. Dr. Chaudhary, you have given us some really fascinating inputs on eye health, and इस कॉन्वर्जेशन के बाद मैं तो अपनी आई हेल्थ को थोड़ा और सीरियसली लेने वाली हूँ, एंड जो लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर वो भी एक तरह से कॉशन हो गए, एक तरह से अलार्म भी हो गए हैं, और एक तरह से आई थिंक ऑब्जर्वेंट भी होने वाले हैं अपनी आई हेल्थ को लेकर, विच इज़ सच एन इग्नोर्ड टॉपिक, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट टू समबडी हु कैन openly shed light on important things. So thank you for joining me for this Absolute important pleasure. conversation. Absolute pleasure. One last question that I ask all of my guests is their definition of success. So when you talk about eye health, what कुछ is नहीं है, my your definition of success is a smile on the patient's face. That is the definition of success. If your patient is satisfied na, and he goes back with a smile, money is going to flow like anything. Patient को How much money does a eye doctor earn? ये तो क्या रह गया। मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसकी ऐसी रील बन गई थी। या देखो शोभा, इट्स यू आर अ प्रोफेशनल, लॉयर, सीए जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, देयर इज नो लिमिट। सो इट कैन बी एज लो एज 1 lakh a month also, and it can go as high as maybe 1 crore, 5 crore in a month also. डिपेंड करता है किस लेवल पे आप बैठे हो। डॉक्टर्स हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स आल्सो। आई जैसे आई डॉक्टर हूँ मैं, नाउ आई हैव अ चेन ऑफ 9 हॉस्पिटल्स। देयर आर सम आई डॉक्टर्स हु हैव अ चेन ऑफ 140 हॉस्पिटल्स, 200 हॉस्पिटल्स, सो दे आर अर्निंग अ लॉट। सो इट इज एंटरप्रेन्योरशिप विद प्रोफेशनलिज्म आल्सो। तो दोनों का इंटरप्ले होता है ना, बट इट कैन वेरी 1 करोड़ से लेके 5-10 करोड़ तक भी महीने का कमा सकते हैं। आई एंड डॉक्टर प्लस देयर इज नो लिमिट टू दिस, द स्काई इज द लिमिट। अब लॉयर्स हैं, वो एक एक पेशी का 20-20, 25-25 लाख रुपए लेते हैं ना। सो देयर आर वेरी बिग सर्जन्स, नॉट ऑप्थेमोलॉजी, अदर फील्ड्स आल्सो, वो भी दे आर वेरी हाई प्राइस्ड सर्जरीज, 40 लाख का ऑपरेशन। हाँ, उसमें सबको डॉक्टर को नहीं मिलता, हॉस्पिटल के पास भी बहुत सारा अमाउंट जाता है, बट इट्स मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन हैपनिंग एंड इंश्योरेंस इज हैपनिंग, तो मेडिकल फैसिलिटी की कॉस्ट तो है ही ना। Thank you so much, Dr. Chaudhary, on coming on the Journey Within podcast and sharing such fascinating, things with us. Thank you so much. Absolute pleasure. And I think with this we just want to conclude to our audiences कि यूजुअली लोग बोलते, वो लगता है यार आंख इतना छोटा सा ऑर्गन है यार, क्या खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देते हैं लोग। हार्ट की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आंख को बंद करके बैठो जरा 5 सेकंड,
life becomes a handicap. Imagine somebody living like this. Go for corneal donations, go for eye checkups. कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन में एक बार चेक करा लो अपनी, साल में एक बार. डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको तो साल में एक बार चेक कराना ही कराना है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन आवर कंट्री ऑल्सो, एंड द फर्स्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड नेशंस. अमेरिका वगैरह में ना जो ब्लाइंडनेस होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से होती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब है कि शुगर की वजह से पर्दे में खराबी आ गई. तो डायबिटिक पेशेंट्स को और ध्यान रखना उसको चाहिए. प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रॉपरली ट्रीट करा जा सकता है इफ इट इज डायग्नोस्टिक टाइम. और हर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, यू कांट एस्केप. लॉन्ग इंडिया तो डायबिटीज का कैपिटल है. तो सबको होगी ना डायबिटिक रेटिनोपैथी. दैट इज व्हाई इट इज इम्पेरेटिव कि जब आप डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास जाते हो, एक बार आई डॉक्टर को भी दिखा. बट डायबिटीज जब आप चेक कराने जाते हो डॉक्टर के पास, दे डोंट रेकमेंड यू टू गो फॉर एन आई टेस्ट. व्हाई? आई हैव नो क्लू. द गाइडलाइंस हैं कि आपको डायबिटिक वाले को ही इनकरेज करना चाहिए. बिकॉज हाउ वुड अ पेशेंट कम टू नो? जिसको डायबिटीज है उसको तो यही पता है ना कि मुझे डायबिटीज है. प्रॉब्लम है. और ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में नहीं आती है. वो लगता है 5-6 साल से डायबिटीज है, सब आंखों चेक कराया नहीं, और ये जो डैमेज करना शुरू करती है ना पेरिफेरी में शुरू करती है. सो बाय द टाइम इट रीचेस द सेंटर एंड एक्चुअली स्टार्ट इंपैक्टिंग योर विजन, ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो. बट आप कह रहे हो हर डायबिटिक पेशेंट को ये एज अ रूल बना लो ये. Every diabetic patient should go for an annual checkup of the eye, especially retina को चेक कराना है, जो आंख के पीछे का पर्दा है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. अच्छा, ब्लाइंडिंग का कनेक्शन थायराइड से भी है? इतना ज्यादा नहीं. Because I was reading about thyroid eye disease also. थायराइड बहुत सारी है. ग्रीव्स आई डिजीज हो गई, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, अलग अलग तरह की डिजीज है. बट इतना ब्लाइंडिंग, उसका आई हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. इतना ब्लाइंडिंग का नहीं. मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी में तो ये है कि आपने मैनेज नहीं तो होना ही होना है ब्लाइंड. Okay, wonderful. On that note, thank you for joining me for this conversation. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई एम श्योर यहाँ पर आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप अपनी आंखों को लेकर अब और ज़्यादा अवेयर और सीरियस हो गए होंगे. इस कॉन्वर्जेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम्स भी ऐसे पॉजिटिव मीनिंगफुल कंटेंट को, एक बराज ऑफ कंटेंट जिसमें बहुत सारे ट्रेंड्स और क्या क्या चलता है, उसमें हमें सपोर्ट मिल सके और लोगों तक पहुँचने का. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार इन दिस जर्नी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. नमस्ते.